ओके, सो इन दिस सेक्शन वी आर रिवाइजिंग एम्प्लॉयज कंपनसेशन। तो जो एम्प्लॉयज का कंपनसेशन है इसको 3 पार्ट में बांटा जाता है। एक होता है इन फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी, फिर एक पार्ट होता है जिसको अपन कहते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, यानी कि रिटायर होने के बाद दिए जाने बेनिफिट के बारे में। ये पेंशन भी हो सकता है या फिर अदर रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे कि हेल्थ केयर बेनिफिट हो गया, उस तरह का भी हो सकता है। एंड तीसरा पार्ट है शेयर बेस्ड कंपनसेशन। ओके, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से, जो कि 3rd पेज से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले अपन इसके अंदर पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान। तो इसके अंदर कहते हैं 2 टाइप के पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान होते हैं, डीबी प्लान एंड डीसी प्लान। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डीसी प्लान के बारे में, यानी कि डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान के बारे में। यहाँ पर जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है वो डिफाइंड होता है एंड इसके अलावा उसकी और कोई भी लाइबिलिटी नहीं होती है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर एम्प्लॉयर पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन को एज एक्सपेंस शो करता है एंड दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट एक नोट है, इसके अंदर कहते हैं कि टेक्निकली ऐसा कहना बहुत ही ज्यादा गलत होगा कि डीसी प्लान के अंदर कोई भी बैलेंस शीट इंप्लीकेशन नहीं होता है, बिकॉज अगर अपन एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन किया जाएगा वो एज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होएगा, यानी कि इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर जुड़ा हुआ होएगा। इसका मतलब है कि ये सिट करेगा बैलेंस शीट के अंदर जब तक अपन ने इन्वेंट्री को बेचा नहीं है तब तक, फिर बाद में इसको एक्सपेंस किया जाता है एज COGS। तो यहाँ पर अपना डीसी प्लान खत्म हो गया, अब अपन बढ़ते हैं डीबी प्लान की तरफ, यानी कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान। तो डीबी प्लान के अंदर जो बेनिफिट पे किए जाते हैं टू द एम्प्लॉइज वो ऑन रिटायरमेंट वो डिफाइंड होते हैं। तो अगर अपन इसको कंपेयर करें डीसी प्लान से तो वहां पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन डिफाइंड होता है, यानी कि उसको इतना पैसा एक फंड के अंदर डालना है, बट डीबी प्लान के अंदर जो बेनिफिट दिए जाएंगे एम्प्लॉइज को ऑन रिटायरमेंट वो डिफाइंड होते हैं। तो अगर अपन एक टिपिकल डीबी प्लान को देखें तो वो इस तरह से हो सकता है 2% ऑफ फाइनल सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। इसका मतलब है अगर एक एम्प्लॉय ने वर्क करा फॉर 25 ईयर्स एंड उसको जो फाइनल सैलरी है वो है $50,000, तो वो एंटाइटल होगा टू अ पेंशन ऑफ 2% ऑफ 50,000 इंटू 25, यानी कि $25,000 पर एनम टिल डेथ। यहाँ पर कंपनी को शो करना पड़ता है पेंशन एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट एंड फंडेड स्टेटस ऑन द बैलेंस शीट। तो यहाँ पे जो बैलेंस शीट के अंदर फंडेड स्टेटस दिखाया जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट माइनस प्रोजेक्टेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, यानी कि FVA माइनस PBO। इसको इस तरह से सोचा जा सकता है कि आगे जाके अपने पास प्लान एसेट से कितना पैसा आने वाला है माइनस अपन को कितना पैसा पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो PBO है यानी कि प्रोजेक्टेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ये एक तरह का एक्चुअल प्रेजेंट वैल्यू होता है ऑफ द पेंशन बेनिफिट, जो कि बेस्ड होता है ऑन फाइनल सैलरी अर्नड टू डेट। यहाँ पे जो यूएस गैप है वो यूज करता है वर्ड PBO यानी कि प्रोजेक्टेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, वाइल जो IFRS है वो यूज करता है PVDBO यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि जो फर्म है वो सेटअप करती है एक सेपरेट लीगल एंटिटी, जो कि यूजुअली ट्रस्ट होता है जो कि होल्ड करता है इन पेंशन एसेट को। अगर अपन को पता चलता है कि जो FVA है वो लेस देन PBO है तो इसका मतलब है कि जो प्लान है वो अंडर फंडेड है, बिकॉज अपन को पे ज्यादा करना है बट अपने पास इतना पैसा आएगा ही नहीं आगे जाके। तो यहाँ पर अपन को शो करना पड़ेगा नेट पेंशन लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट, यानी कि PBO माइनस FVA। बट अगर FVA ग्रेटर देन PBO है, यानी कि आगे जाके अपन को ज्यादा पैसा मिलने वाला है एंड अपन को तो पे ही नहीं करना पड़ेगा, इसका मतलब है कि जो प्लान है वो ओवर फंडेड है। तो यहाँ पर अपन को शो करना पड़ेगा नेट पेंशन एसेट ऑन द बैलेंस शीट। तो यहाँ पर जो एसेट होगा जो कि शो किया जाएगा बैलेंस शीट के अंदर, उसको एक तरह से कह सकते हैं अपन इकोनॉमिक रिसोर्स, जो कि अपन को प्रोवाइड करेगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो सवाल ये आता है कि यहाँ पर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होगा। तो यहाँ पर जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो इन द फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन कंट्रीब्यूशन हो सकता है, यानी कि हो सकता है अपन को आगे जाके कम पे करना पड़े, या फिर हो सकता है परहैप्स रिवर्सल ऑफ कंट्रीब्यूशन ही हो जाए, यानी कि जो पेंशन एसेट है इनकी वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि अगर अपन चाहें तो पैसा उसमें से कुछ निकाल भी सकते हैं। तो अपन जब इसका प्रेजेंट वैल्यू करते हैं तो अपन को एक एसेट सीलिंग मिलती है वाया कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। तो इस वजह से जो अपनी नेट पेंशन एसेट है वो सब्जेक्ट टू दिस एसेट सीलिंग होगी, यानी कि अगर अपनी नेट पेंशन एसेट है वो इससे ज्यादा आ रही है सीलिंग से ज्यादा, तो अपन इससे ज्यादा शो नहीं कर सकते, अपन को उतना ही शो करना पड़ेगा। बट अगर इससे हमारी तो कम वाला शो करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों की मदद से अपन को ये पता चलता है कि जो पेंशन अकाउंटिंग है डीबी प्लान के अंदर वो एक्सट्रीमली रिग्रेस होती है। यहाँ पर अपन को कई सारे एस्टिमेट करते हुए चलना पड़ता है, जैसे कि एम्प्लॉय का टर्नओवर, यानी कि कितने एम्प्लॉय छोड़ेंगे, कितने नए ज्वाइन करेंगे, या फिर मोर्टेलिटी रेट यानी कि कितने टाइम तक वो जिंदा रहेंगे, या फिर कंपनसेशन ग्रोथ रेट यानी कि उनकी सैलरी कितने से बढ़ेगी, या फिर डिस्काउंट रेट यानी कि जो फ्यूचर वैल्यू होगी उसको क्या रेट से डिस्काउंट किया जाएगा, एंड या फिर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान्ड एसेट, जो कि केवल यूएस गैप के अंदर होता है। अब इन सब पॉइंट्स के अंदर केवल एक लास्ट वाला पॉइंट है जो कि अपने को समझ में नहीं आ रहा होगा, ये एक नया पॉइंट है, अपन अब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपन अब पढ़ रहे हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट के बारे में, यानी कि जो प्लान एसेट है उस पर क्या रिटर्न आएगा। तो ये जो पॉइंट है ये केवल एंटरटेन किया जाता है बाय यूएस गैप, IFRS ये अलाउ नहीं करता है। तो ये एक तरह का कंजर्वेटिव एस्टिमेट होता है ऑफ द रिटर्न ऑन प्लान पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन एसेट एलोकेशन, यानी कि यहाँ पर अपन ने कंजर्वेटिवली एस्टिमेट करा है कि अपन क्या रिटर्न अर्न कर सकते हैं ऑन द प्लान पोर्टफोलियो बेस्ड ऑन एसेट एलोकेशन, यानी कि इसका मानना है कि जो डिस्काउंट रेट है और जो अपन अर्न करेंगे यानी कि एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा प्लान एसेट के ऊपर वो अलग अलग होंगे। बट IFRS ऑन द अदर हैंड बोलता है कि जो डिस्काउंट रेट है उसको ही एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट माना जाएगा। यानी कि IFRS बोलना चाहता है कि जो डिस्काउंट रेट है वही अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट है, पर US GAAP का कहना है कि ये दोनों अलग अलग है। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ पेंशन अकाउंटिंग के बारे में। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसकी मदद से अपन पेंशन अकाउंटिंग को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये एग्जांपल जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता है। तो इसके अंदर कहते हैं 1 जनवरी 2018 को मिस्टर एक्स ने कंपनी ज्वाइन करी थी एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 40,000 एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। यहाँ पर DB पेन लगाया जाएगा एंड वो होगा 2% ऑफ फाइनल सैलरी इनटू एन ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ पे कुछ असम्पशन या फोरकास्ट लिए गए हैं। पहले असम्पशन के अंदर कहते हैं कि वो रिटायर करेगा इन 20 ईयर्स, यानी कि एट द एज ऑफ 60 वो रिटायर कर जाएगा। कंपनसेशन ग्रोथ रेट वो 5% होगा पर एनम, डिस्काउंटेड 8% लिया जाएगा। यहाँ पर मॉर्टेलिटी रेट है वो 15 ईयर्स ली गई है आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि रिटायरमेंट होने के बाद वो 15 साल तक जिंदा रहेगा, ये अपना एस्टिमेट है। तो सबसे पहले अपन अकाउंटिंग करेंगे फॉर द कैलेंडर ईयर 2018। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन फोरकास्ट करेंगे फाइनल सैलरी का। तो यहाँ पर कहते हैं 40,000 तो इस साल की सैलरी है एंड इस साल के अलावा वो अगले और 19 साल तक काम करने वाला है। तो यहाँ पर फाइनल सैलरी को निकालने के लिए अपन 40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे विद 1.05 टू द होल पावर 19। तो यहाँ पर अपन ने पावर में 19 इसलिए लिया है क्योंकि इस साल की तो अपन को सैलरी पता है, अपन को अगले 19 साल का फोरकास्ट करना है। तो यहाँ पर इसलिए अपन ने यहाँ पर 20 की जगह 19 लिया है। तो ये जाती है 1,01,078। तो फॉर सिंप्लिसिटी अपन इसको 1 लाख मान के चल रहे हैं। नेक्स्ट अपने को पता चलता है कि ये DB प्लान है एंड इसके अंदर 2% ऑफ फाइनल सैलरी इंटू एन ईयर ऑफ सर्विस था। तो यहाँ पर जो पेंशन एन्युटी अपन निकालेंगे वो होगा 2% ऑफ 1 लाख इंटू 1, क्योंकि 1 साल तक उसने काम करा है। तो ये आ जाएगा 2,000, यानी कि उसको अगले 15 साल तक, यानी कि जो मॉर्टेलिटी रेट है 15 साल, उसको उतने साल तक 2-2 हजार रुपया मिलता रहेगा हर साल। तो इसकी मदद से अपन PBO को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोजेक्टेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, इसको निकालने के लिए अपन को ये सोचना चाहिए कि अपन 15 साल तक 2-2 हजार रुपया पे करेंगे। तो यानी कि अपन यहाँ पे TVM मोड के अंदर 15N डालेंगे, 2000 PMT डालेंगे, 8 I/Y डालेंगे, CPT PV करेंगे। तो ये आ जाता है 17,119। तो इसका मतलब है 2,000 15 साल तक पे करने के लिए 19 साल बाद, यानी कि जिस ईयर वो रिटायरमेंट होने वाला है उस दिन अपने पास 17,119 रुपया होना चाहिए। पर ये जो अमाउंट है वो उस दिन का आया है, अपन इसको आज पे लेकर के आएंगे। अपन फर्स्ट ईयर के एंड पर खड़े हैं, तो इसका मतलब है अपन इसको डिस्काउंट करेंगे 19 साल से एट 8%। तो ये आ जाएगा 3,967। तो इसका मतलब है अपन को आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा 3,967, जिससे कि आगे जाके अपन इस 2,000 वाली एन्युटी को पे कर सके। तो इसके लिए फर्म ने एक ट्रस्ट को सेटअप करा एंड कंट्रीब्यूट कर दिया, समझ लो 4,200। तो यानी कि उसको पे तो 3,967 करना था, बट उसने पे करा है 4,200। तो इसका मतलब उसने एक्स्ट्रा पे करा है। तो जो फंडेड स्टेटस है वो पॉजिटिव होएगा, यानी कि फंडेड स्टेटस के अंदर नेट पेंशन एसेट आ रही होगी एंड इसका जो बैलेंस है वो डिफरेंस होगा बिटवीन अपन ने कितना पे करा है एंड अपनी लाइबिलिटी कितने की थी, यानी कि 4,200 माइनस 3,967, जो किया जाएगा 233। तो यहाँ पर अपनी 2018 की अकाउंटिंग खत्म हो गई है। अब अपन पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर कैलेंडर ईयर 2019। तो यहाँ पर अपन को ये जानना चाहिए कि उसने भी 1 साल और काम कर लिया है, यानी कि वो 1 साल और एक्स्ट्रा पेंशन का हकदार बन गया है। तो यहाँ पर फिर से अपन पेंशन एन्युटी निकालेंगे। तो अगर अपन को पिछली बार वाला याद हो, वहाँ पे अपन ने 2% ऑफ 1 लाख करा था एंड इंटू करा था नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। अब यहाँ पर उसने 2 साल काम करा, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो यह जाएगा 4,000, यानी कि उसके रिटायरमेंट के बाद अपन 15 साल तक उसको 4,000 पे करेंगे पर एनम। तो इसकी मदद से फिर से अपन PBO को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि प्रोजेक्टेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन को कैलकुलेट करा जाएगा। तो यहाँ पर फिर से अपन 4,000 को PMT के अंदर रखेंगे, 8 I/Y रखेंगे एंड यहाँ पर अपन 15N रखेंगे। तो इससे PV के अंदर आ जाएगा 34238। अब ये जो वैल्यू है वो रिटायरमेंट के टाइम पे आई है, अपन इसको अपने प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे। तो अगर अपन को ये ध्यान हो कि अपन ने यहाँ पर 1 साल एक्स्ट्रा काम करा, यानी कि टोटल अपन यहाँ पे 2 साल काम कर लिया है। 20 साल में से अपन 2 साल काम कर चुके हैं, यानी कि अपन इसको 18 साल से पीछे लेकर के आएंगे। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 8,568। नाउ सपोज करो कि जो पेंशन एसेट है उसने 10% अर्न करा है, यानी कि 4,200 की पेंशन एसेट थी, उसने 420 अर्न करा है। साथ ही साथ फर्म ने एक्स्ट्रा 2,000 और कंट्रीब्यूट करा है पेंशन फंड के अंदर। तो इसका मतलब है अगर अपन FVA को निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 4,200 प्लस 420 प्लस 2,000, यानी कि आ जाएगा 6,620। तो यानी कि अपना जो FVA है वो आ गया 6,620, बट अपना जो PBO है वो है 8,568। तो इससे अपन को पता चलता है कि अपना जो प्लान है वो अंडर फंडेड है। तो अपन इसको बोलेंगे नेट पेंशन लायबिलिटी ऑन द बैलेंस शीट एंड ये आ रहा होगा बैलेंस शीट के अंदर ऑफ अमाउंट 1,948। ओके, तो अब अपन ये जो 4,601 का इंक्रीज हुआ PBO के अंदर उसको एनालाइज करना चाहेंगे। तो ये जो इंक्रीज हुआ है इसके 2 कंपोनेंट होते हैं। तो पहला कंपोनेंट होता है करंट ईयर सर्विस कॉस्ट, यानी कि 1 और साल काम करने की वजह से वो एक्स्ट्रा पेंशन का कितना हकदार बन गया है। तो यहाँ पर जो पेंशन एन्युटी थी वो इंक्रीज हुई थी बाय 2,000, क्योंकि पहले अपन 2,000 पे कर रहे थे हर साल, बट अब अपन पे करेंगे उसको 4,000 हर साल। तो ये जो अपन उसको 2,000 एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, अपन इसका प्रेजेंट
प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। यानी कि सबसे पहले अपन जो एक्स्ट्रा पे करें यानी कि 2000 की एन्युटी उसको पीएमटी में रखेंगे, अपन फिर 15 आई बाय वाई रखेंगे, उसके बाद अपन 8 आई बाय वाई रखेंगे एंड अपन सीपीटी पीवी निकालेंगे। तो ये पीवी आ जाएगा 17,118। तो अपन इसको फिर एफवी के अंदर डाल देंगे एंड अपन इसको अब 18 साल पीछे लेकर के आएंगे, बिकॉज यहाँ पर जो एम्प्लॉय है वो 2 साल काम कर चुका है एंड अपन यहाँ पर कैलेंडर ईयर 2019 पे खड़े हैं। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू करने पे आ जाता है 4284। तो इससे अपन को पता चलता है कि जो 4601 से इंक्रीज हुआ पीबीओ के अंदर, उसमें से तो 4284 का तो करंट ईयर सर्विस कॉस्ट ही है एंड बाकी जो बचा कुछ है उसको अपन इंटरेस्ट कॉस्ट करेंगे। यानी कि इसका जो दूसरा कंपोनेंट है वो इंटरेस्ट कॉस्ट होता है, बिकॉज अपना पीबीओ है इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट भी तो लग रहा होगा। तो पीबीओ को निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तो तरीका आसान वाला हो गया, जहां पर अपन 4601 जो डिफरेंस आया इसमें से अपन जो फर्स्ट कंपोनेंट है यानी कि करंट ईयर सर्विस कॉस्ट इसको माइनस कर देंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो इंटरेस्ट कॉस्ट हो गया। पर इसको निकालने का दूसरा तरीका भी हो सकता है। तो इसके लिए अपन देखेंगे कि पिछला पीबीओ कितना था, जितना पीबीओ था उसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे इंटरेस्ट रेट से। तो इस केस के अंदर फर्स्ट ईयर के एंड में जो पीबीओ आया था वो था 3967 का एंड अपन को यहाँ पर इंटरेस्ट रेट यानी कि जो डिस्काउंट रेट वो दिया हुआ है 8%, यानी कि इसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट कॉस्ट भी लगा होगा। तो ये आ जाता है 317। यहाँ पे जो 317 आया है इसको एक जैसे डिफरेंस भी निकाला जा सकता है बिटवीन 4601 एंड फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि 4284। ओके तो अब अपन इसका निकालेंगे पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट। इसको फील करो, यानी कि अपन एक पीरियड के अंदर कितना पेंशन कॉस्ट लगा है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके अंदर करंट ईयर सर्विस कॉस्ट आएगा, साथ ही साथ उसके अंदर इंटरेस्ट कॉस्ट भी आएगा। तो यानी कि यहाँ पर जितनी कॉस्ट लग सकती है वो सब आ जाएगी। पर अपन ने यहाँ पे कुछ अर्न भी करा होगा, तो यानी कि उतना अपन को पे नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जो एक्चुअल रिटर्न आया प्लान्ड एसेट के ऊपर वो 420 का आया है, तो इसका मतलब अपन 420 कम पे करना पड़ेगा। तो अगर अपन कॉस्ट निकाल रहे हैं तो इसके लिए अपन को जो करंट ईयर सर्विस कॉस्ट है एंड इंटरेस्ट कॉस्ट है इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि 4284 प्लस 317, तो इतना टोटल कॉस्ट आ गया है। साथ में अपन यहाँ पे कुछ अर्न भी करे तो अपन इसको इससे हटा देंगे, यानी कि माइनस करेंगे 420, तो ये आ जाएगा 4181। तो यहाँ पर अपने जो 4181 निकाला है इसको निकालने का एक और तरीका भी हो सकता है। तो इसके अंदर सोचो कि ये जो 4181 आया है ये कंपनी को पे करना पड़ेगा, तो इसको हो सकता है पे किया जाए बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन, यानी कि अपना जो एफवीए है अपन ने उसको 4181 से बढ़ा दिया। या फिर हो सकता है कि अपन यहाँ पर फंडेड स्टेटस को ही चेंज कर दें, यानी कि अगर पहले फंडेड स्टेटस पॉजिटिव चल रहा था तो अपन ने उसके अंदर एक तरह से ऐड कर दिया माइनस का 4181, जिससे कि बैलेंस शीट के अंदर नेट पेंशन लायबिलिटी शो हो रही होगी। तो हो सकता है क्वेश्चन के अंदर अपन को बिगनिंग फंडेड स्टेटस और एंडिंग फंडेड स्टेटस बता दिया जाए। तो यहाँ पर अपन को बताया गया बिगनिंग वाला 233 एंड एंडिंग वाला बताया गया है माइनस का 1948, यानी कि एक तरह से ये ड्रॉप हुआ है फ्रॉम 233 टू 1948 माइनस का, यानी कि इसमें जो टोटल ड्रॉप हुआ है वो 2181 का ड्रॉप आया है, यानी कि ये अपना एक तरह से चेंज इन फंडेड स्टेटस हो गया है। साथ ही साथ अगर अपन को याद हो अपन को स्टार्टिंग में बताया गया था कि अपन ने यहाँ पर इस साल में 2000 कंट्रीब्यूट करा है, तो इसका मतलब है अपन ने 2000 कंट्रीब्यूट करा है। साथ ही साथ जो पेंशन फंड के अंदर जो चेंज आया है वो 2181 का है, यानी कि टोटल एक तरह से जो पेंशन कॉस्ट है वो पक्का 4181 की होगी। तो अगर अपन को यहाँ पर पेंशन कॉस्ट निकालनी है तो इसको निकालने के लिए अपन को कंट्रीब्यूशन माइनस चेंज इन फंडेड स्टेटस करना होगा। तो यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन है इसको इस तरह से सोचो कि अपन ने यहाँ पर जो टीपीपीसी है यानी कि टोटल पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट है इसके अंदर अपन ने कितना कंट्रीब्यूट करा है, यानी कि टीपीपीसी के अंदर कोई लायबिलिटी आ रही होगी कुछ अमाउंट की, पर अपन ने उनमें से कुछ अमाउंट को कंट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि अपन ने कुछ पेमेंट कर दिया है। फिर यहाँ पर जो चेंज इन फंडेड स्टेटस है इसको इस तरह से सोचो कि अपन एक तरह से डेफर कर रहे हैं टीपीपीसी का पेमेंट इन फॉर्म ऑफ चेंज इन फंडेड स्टेटस, यानी कि अपन को पेमेंट करना है पर अपन एक तरह से कह रहे हैं कि मैं बाद में कर दूंगा, यानी कि एक तरह से ये अपनी लायबिलिटी तो है, यानी कि ये अपनी कॉस्ट है। तो यानी कि कुछ कॉस्ट को अपन ने कंट्रीब्यूशन के रूप में पे कर दिया है एंड कुछ कॉस्ट को अपन डेफर कर रहे हैं। तो यानी कि टोटल कॉस्ट क्या होगी, टोटल कॉस्ट इन दोनों का एडिशन होएगा। इसका मतलब है 2000 का कंट्रीब्यूशन प्लस 2181 का चेंज इन फंडेड स्टेटस, तो ये टोटल आता है 4181 जो कि पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट। ओके तो अब अपन पढ़ेंगे रिकंसिलिएशन ऑफ बिगनिंग एंड एंडिंग पीबीओ, यानी कि प्रोजेक्टेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। तो इसमें अपन को ये सोचना है कि अपन को यहाँ पर क्या क्या पेमेंट करना है। तो सबसे पहले अपन बिगनिंग पीबीओ निकालेंगे एंड उसमें अपन ऐड करेंगे करंट ईयर सर्विस कॉस्ट को, क्योंकि वो अपनी वो लायबिलिटी और बढ़ गई है। साथ ही अपना जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी अपन को पे करना पड़ेगा। साथ ही अगर कोई पास या फिर प्रायर सर्विस कॉस्ट है तो उसको भी यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर एक्चुअल के अंदर अपन को लॉस है ड्यू टू चेंज इन अजम्पशन तो उसको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज अपनी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है। अपन को यहाँ पर लॉस हो तो इसको अपन यहाँ पर ऐड करेंगे। बट अगर एक्चुअल की वजह से अपन को कोई गेन हुआ ड्यू टू चेंज इन अजम्पशन तो यहाँ पर अपन उसको लेस कर देंगे, क्योंकि अपनी यहाँ पर लायबिलिटी कम हो गई है। साथ ही अगर अपन ने कोई बेनिफिट पे कर दिया है, बिकॉज एक कंपनी के अंदर कितने सारे एम्प्लॉयज वो काम कर रहे होंगे और कितने छोड़ चुके होंगे, जो छोड़ चुके होंगे उनको अपन काफी जनों को पेंशन पे कर रहे होंगे, तो इसका मतलब अपन ने कुछ बेनिफिट पे कर दिए होंगे इस साल के, तो अपन उसको इसमें से लेस कर देंगे क्योंकि वो अपनी लायबिलिटी वो कम हो चुकी है। साथ ही जो साइड में लिखा हुआ है कि अगर कोई एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन करा है तो उसको भी अपन यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे। इसको इस तरह से सोचो कि एम्प्लॉयज ने पे किया है यानी कि लायबिलिटी कम हुई है, तो इस वजह से अपन इसको यहाँ पे डिडक्ट करते हैं।
तो इससे अपना एंडिंग पीबीओ निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने कई सारी टर्म्स देखे जिसके बारे में मैंने पहले नहीं सुना था। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे करंट ईयर सर्विस कॉस्ट के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं कि अगर एक वर्कर वर्क करता है फॉर 1 एडिशनल ईयर तो वो और पेंशन का हकदार बन जाता है। इसका मतलब है कि जो पीबीओ है इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो इंक्रीज हुआ पीबीओ के अंदर उसको अपन करंट ईयर सर्विस कॉस्ट कहेंगे। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट आता है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। इसको निकालने के लिए अपन बिगनिंग पीबीओ को मल्टीप्लाई करते हैं डिस्काउंट रेट से। नेक्स्ट आता है पास सर्विस कॉस्ट। तो इसके अंदर कहते हैं कि अगर प्लान के अंदर कोई अमेंडमेंट आया है, यानी कि हो सकता है पहले सिस्टम होगा 2% ऑफ फाइनल सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस, अब इसको अमेंड करके कर दिया गया है 3% ऑफ फाइनल सैलरी इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर एक तरह से प्लान अमेंडमेंट हो गया है यहाँ पर। या फिर हो सकता है कि इस साल में प्लान इनिशिएशन हुआ, यानी कि पहले कभी डीबी प्लान था ही नहीं, इस साल से लगा है। यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज जो कि बहुत सालों से काम करते हुए आ रहे हैं वो पहले से पेंशन के काफी ज्यादा हकदार हो चुके होंगे। तो इन सब केसेस के अंदर जो पीबीओ है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो पीबीओ इंक्रीज हुआ है वो हुआ है बिकॉज ऑफ पास सर्विस कॉस्ट। तो यहाँ पर एक नोट है, इसके अंदर कहते हैं कि जो आईएफआरएस है इसके अंदर जो पास सर्विस कॉस्ट है उसको पीएनएल के अंदर डाला जाता है, पर जो यूएस गैप है इसके अंदर जो पास सर्विस कॉस्ट है उसको ओसीआई के अंदर डाला जाता है एंड उसको अमोर्टाइज किया जाता है ओवर द एवरेज रिमेनिंग सर्विस लाइफ ऑफ द एम्प्लॉय। तो इसका मतलब है यूएस गैप के अंदर जो पीएल है वो एक तरह से स्टेबल होएगा, यानी कि स्मूदन होएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर अपन बात करेंगे एक्चुअल गेन और लॉसेस के बारे में। तो ये होता है ड्यू टू चेंज इन एक्चुअल अजम्पशंस। फॉर एग्जांपल अपन को लग रहा था कि जो कंपनसेशन ग्रोथ है वो 5% होगी पर वो 6% हो गई। तो यहाँ पर जितने भी एक्चुअल लॉसेज है उनको ऐड कर दिया जाता है एंड जितने भी एक्चुअल गेन है इनको लेस कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे बेनिफिट्स पेड के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं जो फर्म्स की लायबिलिटी है वो रिड्यूस होएगी एज ए रिजल्ट ऑफ बेनिफिट्स जो कि उन्होंने पे करें इस साल। यानी कि ये कहना चाहता है कि काफी सारे ऐसे एम्प्लॉयज होंगे कंपनी के अंदर जो कि रिटायर हो चुके होंगे एंड उनको पेंशन जारी होगी, तो उनको जो अपन ने पे करी है पेंशन यानी कि जो बेनिफिट्स उनको पे करें उसको यहाँ पर लेस कर दिया जाएगा बिकॉज एक तरह से यहाँ पर अपनी जो लायबिलिटी है वो रिड्यूस हो गई है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट है, इसके अंदर एक्चुअल गेन्स और लॉसेस के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर कहते हैं आईएफआरएस के अंदर इसको ओसीआई के अंदर ले जाया जाता है एंड इसको कभी भी अमोर्टाइज नहीं करा जाता है, बट यूएस गैप के अंदर इसको ओसीआई के अंदर ले जाया जाता है एंड फिर इसको अमोर्टाइज किया जाता है यूजिंग कॉरिडोर अप्रोच। ये अप्रोच क्या होती है इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि जो आईएफआरएस है इसके अंदर एक्चुअल गेन और लॉसेस को रीमेजरमेंट कहा जाता है। ओके, तो अब अपन पढ़ेंगे रिकंसिलिएशन ऑफ बिगनिंग एंड एंडिंग एफवीए के बारे में। तो इसके अंदर अपन स्टार्ट करते हैं बिगनिंग एफवीए से। इसके अंदर अपन जो कंट्रीब्यूशन करा है इस साल वो अपन ऐड कर देंगे, साथ ही जो एक्चुअल रिटर्न अपन ने अर्न करा है असेट्स के ऊपर यानी कि पेंशन असेट्स के ऊपर उसको अपन यहाँ पर ऐड कर देंगे एंड लेस करेंगे जो भी अपन ने बेनिफिट्स पे करें इस साल। तो इससे अपना आ जाएगा एंडिंग एफवीए। फिर इसमें पॉइंट दिया गया फंडेड स्टेटस जो कि अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अंडर फंडेड कब होता है एंड ओवर फंडेड कब होता है। अंडर फंडेड तब होता है जब पीबीओ है वो ग्रेटर देन एफवीए होता है एंड ओवर फंडेड तब होता है जब एफवीए वो ग्रेटर देन पीबीओ होता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे टोटल पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट के बारे में, जिसको पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट भी कहा जाता है या फिर नेट पेंशन कॉस्ट भी कहा जाता है। तो इसके अंदर कहते हैं कि अगर अपन इमेजिन करें एक इकोनॉमिक इनकम स्टेटमेंट को जो कि रिफ्लेक्ट करेगा इकोनॉमिक रियलिटी को, तो जो पेंशन कॉस्ट होगी इस टाइप के इनकम स्टेटमेंट के अंदर वो टीपीपीसी होएगा। तो टीपीपीसी के दो फॉर्मूला हो सकते हैं। पहले फॉर्मूले के अंदर कहते हैं टीपीपीसी इक्वल होएगा करंट सर्विस कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट प्लस पास सर्विस कॉस्ट प्लस माइनस एक्चुअल लॉस और गेन माइनस एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट। तो इसको याद करने का सिंपल सा फंडा है, अपन को देखना है कि अपना खर्चा क्या लगेगा पेंशन के अंदर। तो अपन को ये देखना चाहिए कि अपना सबसे पहले करंट सर्विस कॉस्ट तो लगेगा ही, साथ ही इंटरेस्ट कॉस्ट भी लगना ही है, साथ ही साथ अपने को पास सर्विस कॉस्ट अगर हुआ है तो उसका भी अपन को पेमेंट करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर एक्चुअल अजम्पशन के अंदर चेंज आया है यानी कि अगर एक्चुअल लॉस हुआ है तो उसको भी ऐड करना पड़ेगा बिकॉज अपनी कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर एक्चुअल गेन हुआ तो अपन इसको माइनस कर देंगे बिकॉज यहाँ पे अपनी कॉस्ट बच जाएगी। एंड लास्ट होता है एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट, इसको माइनस करा जाएगा बिकॉज इसकी वजह से अपनी कॉस्ट है वो बच जाएगी। तो इन सबको जब अपन क्यूमुलेट कर देते हैं तो अपना निकलता है टीपीपीसी। तो नेक्स्ट इसमें कहते हैं टीपीपीसी को निकालने का एक और तरीका भी हो सकता है। इसके अंदर टीपीपीसी का फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन माइनस चेंज इन फंडेड स्टेटस। ये फॉर्मूला कैसा है अपन ने थोड़ी देर पहले देखा ही था। तो जो टीपीपीसी है वो यूएस गैप और आईएफआरएस दोनों के अंदर सेम होता है। ओके, तो अभी एक चीज समझने की कोशिश करना कि जो टीपीपीसी आया यानी कि जो पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट है इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को पीएनएल में दिखाया जाता है एंड एक पार्ट को अपन ओसीआई के अंदर दिखाते हैं। अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले अपन पढ़ेंगे पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट इन पीएनएल यानी कि पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट का कितना पार्ट पीएनएल के अंदर दिखाया जाएगा। इसको यूएस गैप और आईएफआरएस के अंदर अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। अपन जो कंपोनेंट वाइज समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आता है करंट ईयर सर्विस कॉस्ट, ये तो इन दोनों के अंदर जैसी की जैसी वैसी की वैसी आनी है पीएनएल में। फिर आता है इंटरेस्ट कॉस्ट, ये भी दोनों के अंदर आना ही आना है। नेक्स्ट आता है पास सर्विस कॉस्ट। अब ये चीज समझने की कोशिश करना, यूएस गैप कहता है कि इसको ओसीआई में लेके जा एंड इसको अमोर्टाइज करते हुए लेके आओ पीएनएल के अंदर, बट यहाँ पर जो आईएफआरएस है वो कहता है कि इसको सीधा का सीधा पीएनएल के अंदर ही दिखा दो। तो यानी कि इसका मतलब है कि यूएस गैप के अंदर अपन अमोर्टाइज करेंगे
पास सर्विस कॉस्ट को, यानी कि पहले ओसीआई के अंदर जाएगा एंड फिर उसको अमोर्टाइज करते हुए अपन पीएनएल के अंदर लेके आएंगे, पर आईएफआरएस के अंदर अपन इसको डायरेक्टली पीएनएल के अंदर दिखा देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट कंपोनेंट आता है एक्चुअल लॉस और गेन। तो यूएस गैप के अंदर वापस से वही चीज कहते हैं, इसको ओसीआई के अंदर लेके जाओ एंड इसको अमोर्टाइज करते हुए पीएनएल में लेकर के आओ। बट यहाँ पर आईएफआरएस कहता है कि इसको ओसीआई के अंदर लेके जाओ और कभी पीएनएल के अंदर लेके ही मत आना। तो इसका मतलब आईएफआरएस के अंदर ये शो ही नहीं होगा पीएनएल के अंदर, बट यूएस गैप के अंदर पहले ओसीआई में लेकर जाएंगे एंड फिर अमोर्टाइज करते हुए अपन पीएनएल के अंदर लेकर के आएंगे। ओके, तो लास्ट कंपोनेंट आता है रिटर्न का। तो यूएस गैप के अंदर एक्सपेक्टेड रिटर्न बताई जाती है ऑन प्लान असेट, पर यहाँ पर जो आईएफआरएस है ये एक जैसे नेट इंटरेस्ट कोस्ट करके इसको दिखा देता है। बिकॉज यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करना, अपन ने थोड़ी देर पहले एक कंपोनेंट देखा था एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट, जो कि केवल यूएस गैप के अंदर आता है। यानी कि इसका कहने का मतलब जो रिटर्न आएगा एंड जो अपन पे करेंगे इंटरेस्ट के ऊपर वो अलग अलग होएगा, एंड इसकी वजह से अपन ने यहाँ पर माइनस करा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट। पर आईएफआरएस यहाँ पर कहता था कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो डिस्काउंट रेट के बराबर होएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इंटरेस्ट कोस्ट अपन पे करेंगे एंड जो एक्सपेक्टेड रिटर्न अपन रिसीव करेंगे, इन दोनों के अंदर का जो रेट है वो सेम होएगा। तो इस वजह से आईएफआरएस के अंदर अपन इंटरेस्ट कोस्ट और जो इंटरेस्ट अपन रिसीव करेंगे उसको अपन नेट करके भी दिखा सकते हैं। तो इन सब चीजों को लेकर यूएस का फॉर्मूला बन जाता है करेंट ईयर सर्विस कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट कोस्ट प्लस अमोर्टाइजेशन ऑफ पास्ट सर्विस कॉस्ट प्लस माइनस अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्चुअल लॉस और गेन माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट। एंड आईएफआरएस के अंदर इसका फॉर्मूला बन जाता है करेंट ईयर सर्विस कॉस्ट प्लस नेट इंटरेस्ट कोस्ट या फिर माइनस नेट इंटरेस्ट इनकम प्लस पास्ट सर्विस कॉस्ट। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना कि टीपीपीसी के अंदर अपन लास्ट से माइनस करते हैं एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट, पर यहाँ पर यूएस गैप के अंदर अपन पीएनएल में जब शो कर रहे होते हैं तो अपन यहाँ पे लेस करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट। ओके, तो नेक्स्ट एक नोट है, इसके अंदर कहते हैं आईएफआरएस के अंदर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है ऑन प्लान एसेट वो इम्प्लिसिटली डिस्काउंट रेट को ही लिया जाता है। तो इसका मतलब है कि जो डिस्काउंट रेट है वही एप्लीकेबल होगा फॉर इंटरेस्ट कोस्ट एज वेल एज फॉर एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ये जो डिस्काउंट रेट होता है इसको अप्लाई किया जाता है ऑन द बिगनिंग फंडेड स्टेटस। इसका मतलब है अगर बिगनिंग फंडेड स्टेटस अंडर फंडेड है तो यानी कि यहाँ पर अपने पास आएगा नेट इंटरेस्ट कोस्ट, बट अगर जो बिगनिंग फंडेड स्टेटस है वो ओवर फंडेड है तो अपने पास आएगा नेट इंटरेस्ट इनकम। तो इसका मतलब है नेट इंटरेस्ट कोस्ट और इनकम का फॉर्मूला हो गया डिस्काउंट रेट इनटू बिगनिंग फंडेड स्टेटस। तो यहाँ पर अपन ने पढ़ा कि कितना अमाउंट टीपीपीसी का अपने डालेंगे पीएनएल के अंदर, बट अब ओसीआई के अंदर कितना अमाउंट आएगा इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें याद करने की कोशिश करोगे जो टीपीपीसी है इसके दो कंपोनेंट थे, कुछ अमाउंट जाएगा पीएनएल के अंदर एंड कुछ अमाउंट जाएगा ओसीआई के अंदर। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि जितना अमाउंट टीपीपीसी का अपन ने पीएनएल के अंदर डाला है उसका बाकी का बचा हुआ अमाउंट अपन ओसीआई के अंदर डाल देंगे। यानी कि पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट इन ओसीआई का फॉर्मूला हो गया टीपीपीसी माइनस पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट इन पीएनएल। ओके, तो नेक्स्ट वन प्रेजेंटेशन से रिलेटेड बात करेंगे। तो इसमें कहते हैं यूएस गैप के अंदर एक सिंगल लाइन आइटम को शो किया जाएगा पीएनएल के अंदर एज पेंशन एक्सपेंस, पर यहाँ पर आईएफआरएस फ्लेक्सिबिलिटी अपन को परमिट करता है। तो यहाँ पर आईएफआरएस कहता है कि जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे पेंशन एक्सपेंस के उनको शो किया जाएगा एट डिफरेंट प्लेसेस। इसका मतलब है कि जो करंट एंड पास्ट सर्विस कॉस्ट है उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर दिखाया जाएगा एंड जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसको शो कर सकते हैं एट इंटरेस्ट एक्सपेंस। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि बोथ यूएस गैप और आईएफआरएस कहते हैं कि अपन को डिस्क्लोज करना पड़ेगा टीपीपीसी इन द फुट नोट्स। ऑल्सो वो कहते हैं कि अपन को डिस्क्लोज करना होगा फॉलोइंग असम्पशंस के बारे में, यानी कि अपन ने कंपनसेशन ग्रोथ रेट क्या ली है, साथ ही डिस्काउंट रेट क्या ली गई है एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है ऑन द प्लान एसेट। जाहिर सी बात है जो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट है केवल यूएस गैप के अंदर ही होता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन एनालिसिस डी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे रोल ऑफ असम्पशंस, यानी कि इतने टाइम से जो अपन असम्पशंस लेते हुए आ रहे थे उनके बारे में यहाँ पे पढ़ा जाएगा कि उनको निकाला कैसे गया था। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डिस्काउंट रेट के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो हाई ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं उनके यील्ड को यूजुअली डिस्काउंट रेट लिया जाता है जिनका मैच्योरिटी सिमिलर होता है टू द मैच्योरिटी प्रोफाइल ऑफ द पेंशन ऑब्लिगेशन। तो नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि अगर डिस्काउंट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होएगा। तो अगर डिस्काउंट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो जो पीबीओ है यानी कि पेंशन बेनिफिट ऑब्लिगेशन वो गिर जाएगा, बिकॉज अब उस पूरे अमाउंट को अपन ज्यादा डिस्काउंट रेट से पीछे लेकर आएंगे, यानी कि वो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब जो फंडेड स्टेटस है वो इंप्रूव हो जाएगा। साथ ही साथ जो पेंशन एक्सपेंस है एंड साथ ही जो टीपीपीसी है वो भी गिर जाएंगे इन मोस्ट सिचुएशन, बिकॉज यहाँ पर जो पेंशन एक्सपेंस निकालने के लिए अपन जिस रेट से डिस्काउंट कर रहे थे वो रेट बढ़ गई है एंड यानी कि वो जितने भी अमाउंट अपन निकालेंगे यानी कि एक्चुअल वाला या पास वाला वो सारे के सारे अमाउंट है वो कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब जो पेंशन एक्सपेंस ओवरऑल है वो सब सिचुएशन के अंदर ऑलमोस्ट फॉल करेगा। तो जो पेंशन कॉस्ट है उसके अंदर एक कंपोनेंट होता है सर्विस कॉस्ट। तो जो सर्विस कॉस्ट है वो तो डेफिनेटली फॉल करेगा ही करेगा, पर यहाँ पे जो इंटरेस्ट कॉस्ट है इसका अलग सीन होता है, बिकॉज इंटरेस्ट कॉस्ट को निकालने के लिए अपन डिस्काउंट रेट को मल्टीप्लाई करते हैं बिगनिंग पीबीओ से। तो यहाँ पर अगर डिस्काउंट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होनी चाहिए, बट अगर अपन बिगनिंग पीबीओ के बारे में सोचें अगर डिस्काउंट रेट बढ़ जाएगी तो यानी कि जो पीबीओ का अमाउंट है वो गिर जाएगा। तो इसका मतलब है कि बिगनिंग पीबीओ का अमाउंट है वो कम हो जाएगा, तो यानी कि डिस्काउंट रेट बढ़ रही है पर बिगनिंग पीबीओ कम हो रहा है। तो यूजुअली ऐसा देखा गया है कि जो पीबीओ का इफेक्ट है वो डोमिनेट करता है एंड देयरफॉर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो भी फॉल ही करता है। हाउएवर मैच्योर प्लान्स के अंदर जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो बढ़ भी सकता है।
ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे कंपनसेशन ग्रोथ रेट के बारे में। तो अगर कंपनसेशन ग्रोथ रेट गिर जाता है तो सारी की सारी चीजें यानी कि पीबीओ, टीपीपीसी एंड पेंशन एक्सपेंस सबके सब गिर जाएंगे। बिकॉज अपन को यहाँ पर ये सोचना चाहिए, फाइनल सैलरी को निकालने के लिए अपन कंपनसेशन ग्रोथ रेट का यूज करते हैं। अगर कंपनसेशन ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जो फाइनल सैलरी है वो कम आएगी। अगर फाइनल सैलरी कम आएगी तो यानी कि जो एन्युटी वो कम अमाउंट की बनेगी। एन्युटी कम अमाउंट की बनने की वजह से उसको जो डिस्काउंट करेंगे तो भी कम अमाउंट आएगा, यानी कि पीबीओ का अमाउंट है वो गिर जाएगा। इसका मतलब जो सारी की सारी कॉस्ट है वो सारी की सारी गिर जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट के बारे में, जो कि केवल यूएस गैप के अंदर ही होता है। तो अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट बढ़ जाता है तो पीबीओ और टीपीपीसी के अंदर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। बिकॉज अगर अपन को टीपीपीसी का फॉर्मूला याद हो, उसके अंदर अपन लेस करते हैं एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट को, यानी कि इसका नाम ही नहीं आता है। एंड पीबीओ के अंदर भी अपन लेस ही नहीं करते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट को। पर रिपोर्टेड पेंशन एक्सपेंस यानी कि जो पेंशन एक्सपेंस शो किया जाएगा पेनल के अंदर वो गिर जाएगा, बिकॉज वहां पर लास्ट में लेस करा जाता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे एनालिटिकल कंसिडरेशन के बारे में। इसके अंदर कहते हैं कि एनालिस्ट को अवेयर होना चाहिए ऑफ द सब्जेक्टिव असम्पशन जो कि ली गई है बाय द मैनेजमेंट। एनालिस्ट चाहे तो कैरी आउट कर सकता है टाइम सीरीज एज वेल एज क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस, यानी कि पास में कैसी असम्पशन ली गई थी उसको अपन आज के असम्पशन से कंपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ बाकी की जो कंपेरेटिव फर्म है वो कैसे असम्पशन लेते हुए चल रहे हैं, अपन भी वैसे की वैसे असम्पशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इसके बारे में अपन पता लगा सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे क्वालिटी ऑफ अर्निंग के बारे में। तो क्वालिटी ऑफ अर्निंग हाई होगा अगर मैनेजमेंट ने कंजर्वेटिव असम्पशंस का इस्तेमाल करा है, यानी कि उसने यूज करा है लो डिस्काउंट रेट, हाई कंपनसेशन ग्रोथ रेट, लो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट। इन सब चीजों की वजह से जो पेंशन एक्सपेंस है वो बढ़ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे इंटरनल कंसिस्टेंसी के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं डिस्काउंट रेट, वेज ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, ये सब चीजें इंटरनली कंसिस्टेंट होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हो सकता है कि जो डिस्काउंट रेट है वो इंक्रीज हो रहा एंड जो इन्फ्लेशन और डिक्रीज हो रहा, तो इसके अंदर कहते हैं कि ये अपन इंटरनली कंसिस्टेंट नहीं मानेंगे। बिकॉज ऐसा देखा जाता है कि यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन डिस्काउंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट। तो इसका मतलब अगर डिस्काउंट रेट बढ़ रहा है तो मोस्ट लाइकली है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो भी बढ़ना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा ऑन प्लान एसेट वो कंसिस्टेंट होना चाहिए विद द एसेट एलोकेशन ऑफ द पोर्टफोलियो, बिकॉज ये इंश्योर करेगा कि जो रिटर्न असम्पशंस ली गई थी वो रियलिस्टिक भी थी एंड अलाइन भी कर रही थी विद एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेड। ओके, तो अगर अपन को याद हो जो एक्चुअल गेन और लॉस होता है उसको यूएस के अंदर ओसीआई के अंदर ले जाया जाता है एंड उसको लाया जाता है पेनल के अंदर यूजिंग कॉरिडोर अप्रोच। तो कॉरिडोर अप्रोच क्या थी वो अपन अब पढ़ेंगे। तो इसको दो स्टेप के अंदर बांटा गया है। तो स्टेप 1 के अंदर कहते हैं कि एक आइटम है जिसका नाम होता है एक्चुअल गेन और लॉस। इसके दो पार्ट होते हैं। तो इसके अंदर लॉस और गेन ड्यू टू चेंज इन एक्चुअल असम्पशंस आता है एंड साथ ही साथ इसके अंदर आता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट। तो अब इसके अंदर एक चीज समझने की कोशिश करो, जब अपन निकाले थे पीरियोडिक पेंशन कॉस्ट फॉर पीएनएल तो उसके अंदर अपन ने जो लास्ट में माइनस करा था वो था एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट, पर जो टीपीपीसी था इसके अंदर अपन ने माइनस करा था एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा इसको यहाँ पर दिखाया जाएगा ओसीआई के अंदर। साथ ही साथ अगर अपन आईएफआरएस को याद करें उसके अंदर अपने डिस्काउंट रेट है उसको सेम लिया था बोथ फॉर इंटरेस्ट कॉस्ट एंड इंटरेस्ट इनकम। तो जाहिर सी बात है जो इंटरेस्ट इनकम वाली रेट होगी एंड जो इंटरेस्ट कॉस्ट वाली रेट होगी वो अलग अलग होगी। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है आईएफआरएस के अंदर उसको रीमेजरमेंट कहा जाता है। इसको ओसीआई के अंदर ले जाया जाता है एंड इसको कभी भी अमोर्टाइज नहीं किया जाता है। तो अब अपन स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके अंदर कहते हैं कि अगर बिगनिंग ऑफ द ईयर का एक्चुअल गेन और लॉस एक्सीड करता है सर्टेन थ्रेशोल्ड को तो उसको मटेरियल माना जाएगा एंड इस केस के अंदर जो थ्रेशोल्ड से ज्यादा वाला अमाउंट है उसको एमोर्टाइज करा जाएगा पीएनएल के अंदर। एंड जो थ्रेशोल्ड क्या होएगा तो ये होएगा 10% ऑफ मैक्सिमम ऑफ पीबीओ एंड एफवीए, यानी कि पीबीओ और एफवीए में से जो भी ज्यादा है उसका 10% निकाला जाएगा एंड उसको थ्रेशोल्ड माना जाएगा। अगर एक्चुअल गेन और लॉस का जो अमाउंट है वो 10% से ज्यादा हो गया तो मटेरियल है, इसका मतलब उसको एमोर्टाइज किया जाएगा एंड पीएनएल के अंदर डाला जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन एलओएस ई की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे एनालिटिकल एडजस्टमेंट्स के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं एनालिस्ट अगर चाहे तो एडजस्टमेंट कर सकता है टू द रिपोर्टेड फिगर्स टू रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक रियलिटी। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करेंगे ग्रॉस वर्सेस नेट रिपोर्टिंग के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं सपोज करो कि जो पीबीओ है वो 40,000 है एंड जो एफवीए है वो 30,000 है। तो इसका मतलब है कि जो नेट पेंशन लायबिलिटी है वो शो हो रही होगी 10,000 की। पर अगर अपन यहाँ पर ग्रॉस रिपोर्टिंग का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर पेंशन लायबिलिटी को शो किया जाएगा 40,000 का। इस वजह से जो लेवरेज रेशियोज है वो पुशअप हो जाएंगे। पर साथ ही साथ 30,000 का जो पेंशन एसेट है उसको शो करने की वजह से टोटल एसेट है वो इंक्रीज हो जाएगी एंड ये रिड्यूस कर देगा आरओए को। फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात की सब्जेक्टिव जजमेंट्स के बारे में। ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले एलओएस के अंदर। तो अब अपन पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन यूएस गैप एंड आईएफआरएस। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो यूएस गैप है वो स्मूथनेस प्रोवाइड करता है पीएनएल अकाउंट के अंदर जो कि आईएफआरएस प्रोवाइड नहीं कर पाता है। तो इस वजह से इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं वो कंपेरेबल नहीं होते हैं। तो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एडजस्टमेंट करे जाते हैं जिससे कि इनके अंदर कंपेरेबिलिटी को लाया जा सके। पर अगर अपन इनके अंदर एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं तो अपन यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ नेट इनकम। इसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे टीपीपी के उस पोर्शन के बारे में जो कि शो किया जाता है पीएनएल के अंदर। इसके अंदर कहते हैं अंडर यूएस गैप अपन को एक सिंगल लाइन आइटम दिखाया जाता है बाय द नेम ऑफ रिपोर्टेड पेंशन एक्सपेंस इन पीएनएल।
पर ये जो सिंगल लाइन आइटम को शो किया जाता है जो कि रिपोर्टेड पेंशन एक्सपेंस होता है, इसके अंदर इवन जो इंटरेस्ट कॉस्ट है और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है इनको भी शो किया जाता है। पर ये दोनों आइटम तो ऑपरेटिंग नेचर के है ही नहीं, हेंस अपन को यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट रेकमेंड किए जाते हैं। तो इसके अंदर कहते हैं कि अपन को यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहिए एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। तो यहाँ पर कहते हैं जो एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसमें अपन ने सारा का सारा जो पेंशन एक्सपेंस है उसको माइनस कर दिया है, जबकि इंटरेस्ट कॉस्ट, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट ये सब तो यहाँ पे माइनस होने नहीं चाहिए थे, बिकॉज ये तो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, इसको तो नीचे शो किया जाना चाहिए। एंड यहाँ पर अपन को सिर्फ सर्विस कॉस्ट को ही डिडक्ट करना चाहिए। तो यानी कि इसका मतलब है यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो हो रहा होगा वो ज्यादा डिक्रीज हुआ होगा। तो इसलिए यहाँ पर अपन कैलकुलेट करेंगे एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट को। तो एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपन रिपोर्टिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेंगे एंड इसके अंदर वापस से अपन ऐड करेंगे रिपोर्टेड पेंशन एक्सपेंस को। तो यानी कि इसका मतलब है कि अभी यहाँ पर जो शो हो रहा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसके अंदर पेंशन एक्सपेंस को डिडक्ट ही नहीं किया गया होगा। तो अपन अब इसके अंदर डिडक्ट कर देंगे सर्विस कॉस्ट को, जो कि यहाँ पर डिडक्ट होना चाहिए था एक्चुअल में। तो इससे अपना एडजस्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया रिपोर्टेड ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस रिपोर्टेड पेंशन एक्सपेंस माइनस सर्विस कॉस्ट। ओके, तो अब अपन आते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट के ऊपर। तो जैसा कि अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, अपन ने पेंशन एक्सपेंस के अंदर ही इंटरेस्ट कॉस्ट को ऐड कर दिया था। इस वजह से यहाँ पर जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है उसके अंदर ये जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है जो पेंशन में दिखाया गया था वो तो शो ही नहीं हो रहा होगा। तो अपन ने वो जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है वो वहां से हटा दिया एंड अपन ने यहाँ पर आके ऐड कर दिया। तो इससे एडजस्टेड इंटरेस्ट एक्सपेंस का फॉर्मूला हो गया रिपोर्टेड इंटरेस्ट एक्सपेंस प्लस इंटरेस्ट कॉस्ट। यहाँ पर ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट आया है वो ऊपर वाले पेंशन एक्सपेंस से आया है। ओके, तो अब अपन बात करेंगे इंटरेस्ट इनकम के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो टीपीपीसी वाला फॉर्मूला था इसके अंदर अपन ने देखा था अपन उसमें लेस करते हैं एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट, पर वो वाला जो अमाउंट है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर तो आना नहीं चाहिए, तो वो अपन यहाँ पर लेकर के आएंगे। यानी कि एडजस्टेड इंटरेस्ट इनकम का फॉर्मूला हो गया रिपोर्टेड इंटरेस्ट इनकम प्लस एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट। यहाँ पे अपन ने एक्चुअल रिटर्न का यूज करा है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे पीबीटी के बारे में, यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में। तो इसके अंदर अपन को एक चीज समझनी चाहिए कि अगर अपन पेंशन एक्सपेंस के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं भी करते तो भी अपना ये जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट सेम ही आता, बिकॉज एक तरह से अपन ने एक आइटम को ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाली जगह से हटा के दूसरी जगह पर रखा है सिर्फ, और कुछ थोड़ी ना करा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अपन को इंटरेस्ट कॉस्ट वाला कंपोनेंट याद हो, अपन ने उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हटाया था एंड उसको अपन ने हटा के इंटरेस्ट कॉस्ट के अंदर एड कर दिया था, यानी कि ओवरऑल जो अमाउंट है वो तो सेम ही रहा है। तो यानी कि कोई चीज आना नहीं चाहिए इसकी वजह से। पर नेक्स्ट कंपोनेंट जो इंटरेस्ट इनकम है इसके बारे में अपन को सोचना चाहिए। अपन ने वहां से हटाया था एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट इनकम को ऑन प्लान एसेट, पर अपन ने यहाँ पर जोड़ा है एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट को। इसका मतलब है अपन ने हटाया है एक्सपेक्टेड वाले को एंड अपन यहाँ पर एक्चुअल वाला लेकर के आए हैं। तो पीबीटी निकालने के लिए अपन यहाँ पर एक्चुअल वाला ऐड करेंगे एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट को एंड यहाँ से अपन हटाएंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट को। तो इसका मतलब है एडजस्टेड पीबीटी का फॉर्मूला हो जाएगा रिपोर्टेड पीबीटी प्लस एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान एसेट। ओके, तो नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं एलओएसएफ की तरफ। यहाँ पर अपन पढ़ेंगे पेंशन प्लान के बारे में, नोट करेंगे डिस्क्लोजर को इंक्लूडिंग कैश फ्लो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले इसके अंदर कहते हैं कि डिस्क्लोजर होते हैं ऑफ टीपीपीसी एंड 3 एक्चुअल अजम्पशंस, वो तो अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन सबसे पहले पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड टीपीपीसी, यानी कि एक तरह से अपनी पेंशन लायबिलिटी कितने की थी एंड उसके लिए अपन ने कंट्रीब्यूट कितना करा है। तो केस 1 के अंदर कहते हैं सपोज जो टीपीपीसी है वो 50,000 है एंड जो अपन ने कंट्रीब्यूशन करा है वो है 45,000। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इसका मतलब है कि जो फंड स्टेटस है वो और वर्सन हो जाएगा बाय 5,000। कॉन्सेप्चुअली अगर इसको देखा जाए तो एक तरह से 50,000 का पेमेंट था अपन ने, पर 45,000 का ही पेमेंट करा है, यानी कि अपन ने 5,000 का जो पेमेंट है वो अभी तक करा नहीं, अपन एक तरह से डेफर कर दिया है। तो कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए तो ये इक्विवेलेंट होगा टू अ लोन ऑफ 5,000 टेकन। तो अगर अपन ने एक लोन लिया तो इसको सीएफएफ के अंदर शो करना पड़ेगा, ये सीएफएफ के अंदर जाके ऐड होएगा। तो इसका मतलब अपन को यहाँ पर सीएफओ के अंदर इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। बट अपन ने जो 5,000 वाला अमाउंट है इसके ऊपर टैक्स ट्रीटमेंट भी कर दिया होगा, तो यानी कि यहाँ पर अपन 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टैक्स रेट से, यानी कि आ जाएगा 3500। तो जो 35 वाला अमाउंट आया है इसको ऐड कर दिया जाएगा सीएफएफ के अंदर। तो यानी कि केस 1 के अंदर कहना था कि अगर टीपीपीसी ग्रेटर होएगा देन कंट्रीब्यूशन, तो जो ग्रेटर वाला अमाउंट होगा जितने से उसको अपन मानेंगे लोन, एंड ये जो लोन वाला अमाउंट है इसको 1 माइनस टैक्स करके शो कर दिया जाएगा सीएफएफ के अंदर, एंड ये वाला जो अमाउंट होगा इसको डिडक्ट कर दिया जाएगा सीएफओ के अंदर। इसी तरह से अपन केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कहते हैं सपोज करो कि जो टीपीपीसी है वो आया 50,000 एंड जो कंट्रीब्यूशन अपन ने करा है वो है 60,000, यानी कि यहाँ पर अपने कंट्रीब्यूशन ज्यादा करा है, तो इस वजह से जो फंडेड स्टेटस है वो इंप्रूव हो जाएगा बाय 10,000। तो कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए अपन को 50,000 का पेमेंट करना चाहिए था, बट अपन ने 60,000 का पेमेंट करा है, तो ये जो एक्स्ट्रा 10,000 वाला अमाउंट है इसको एक तरह से माना जाएगा रीपेमेंट ऑफ लोन। तो अगर अपन ने रीपेमेंट करा है लोन का तो इसको सीएफएफ के अंदर डिडक्ट करा जाएगा। तो ये जो अमाउंट डिडक्ट करा जाएगा वो होगा 10,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट, यानी कि 7,000 डिडक्ट करा जाएगा सीएफएफ के अंदर एंड इसको ऐड कर दिया जाएगा सीएफओ के अंदर।
ओके, तो नेक्स्ट एक नोट है, इसके अंदर कहते हैं कि अगर कंट्रीब्यूशन और टीपीपीसी के बीच में जो डिफरेंस है वो इनसिग्निफिकेंट है तो जो ऊपर दिए गए एडजस्टमेंट है इनको इग्नोर किया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे अदर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स के बारे में, जैसे कि हेल्थ केयर बेनिफिट। तो इनकी जो अकाउंटिंग है वो सिमिलर टू डीबी प्लान होती है, यानी कि यहाँ पे भी अपन को फोरकास्ट करना पड़ता है फ्यूचर बेनिफिट को एंड अपन को लाइबिलिटी क्रिएट करनी पड़ती है। तो यहाँ पर फोरकास्टिंग करते समय मैनेजमेंट कुछ चीजों का एस्टिमेट करता है। तो सबसे पहले वो फोरकास्ट करता है हेल्थ केयर इन्फ्लेशन रेट को, इसको सिमिलर माना जा सकता है टू कंपनसेशन ग्रोथ रेट, से ये 4.5% आता है। उसके बाद मैनेजमेंट एस्टिमेट करता है लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर इन्फ्लेशन रेट क्या होगा, जिसको हेल्थ केयर ट्रेंड रेट भी कहा जा सकता है, से वो 2% आएगा। यानी कि सबसे पहले अपन ने फोरकास्ट करा हेल्थ केयर इन्फ्लेशन रेट को एंड उसके बाद अपन ने फोरकास्ट करा लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर इन्फ्लेशन रेट को। तो उसके बाद मैनेजमेंट फोरकास्ट करता है टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच ये जो हेल्थ केयर इन्फ्लेशन रेट है वो रिवर्ट करेगा टू द हेल्थ केयर ट्रेंड रेट, यानी कि टाइम पीरियड फोरकास्ट करता है कि कब ये जो हेल्थ केयर इन्फ्लेशन रेट है 4.5% वाला वो 2% के आसपास आएगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट है, इसके अंदर बात करिए क्वालिटी ऑफ अर्निंग के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग है उसको पुअर कहा जाएगा अगर मैनेजमेंट ने एग्रेसिव अजम्पशंस लिए, यानी कि उसने लोअर हेल्थ केयर इन्फ्लेशन रेट लिया, यानी कि उसने 4% लिया इंस्टेड ऑफ 4.5%, उसने लोअर हेल्थ केयर ट्रेंड रेट लिए, यानी कि उसने 1% ली है रेदर देन 2%। साथ ही साथ हो सकता है उसने शॉर्टर टाइम ऑफ रिवर्जन लिया, यानी कि अपने हिसाब से तो 5 साल में होना चाहिए था, बट मैनेजमेंट ने उसको 2 साल ही दिखाया है। तो अगर ऐसी चीजें मौजूद है तो यहाँ पर क्वालिटी ऑफ अर्निंग पुअर मानी जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे एक मेजर डिफरेंस के बारे में जो कि होता है बिटवीन अदर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान एंड पेंशन प्लान। तो इसमें कहते हैं कि जो अदर पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान है जिसको ओपीबी कहते हैं अपन, उसको नॉर्मली फंडेड ही नहीं करा जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी एफवीए आता ही नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई भी रिटर्न ही नहीं आ पाता है ऑन प्लान एसेट, जस्ट यहाँ पर पीबीओ शो करा जाता है लाइबिलिटी के अंदर ऑन द बैलेंस शीट। ओके, तो नेक्स्ट अपन वापस से एक बार बात करेंगे कॉरिडोर अप्रोच के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं यूएस गैप है वो परमिट करता है फर्म्स को कि वो अमोर्टाइज कर सकते हैं एक्चुअल लॉस और गेन को एट हायर स्पीड देन व्हाट इज मेंशन्ड, यानी कि अगर कॉरिडोर अप्रोच के हिसाब से अपना जो अमाउंट आ रहा था अपन ने उससे ज्यादा एमोटाइज करा है तो ये कह रहे हैं कि आप चाहो तो कर सकते हो, बट ये जो ट्रीटमेंट है वो सेम होना चाहिए फॉर गेन एज वेल एज फॉर लॉसेज। ओके, तो यहाँ पर अपना पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अपन पार्ट ए की तरफ वापस से आते हैं, यानी कि अब अपन पढ़ेंगे शेयर बेस्ड कंपनसेशन के बारे में। तो एम्प्लॉयज का बेनिफिट अलाइन हो जाए फर्म के साथ, इसके लिए शेयर बेस्ड कंपनसेशन को लाया गया, यानी कि शेयर बेस्ड कंपनसेशन की मदद से अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट होता है एम्प्लॉयज का विद द फर्म। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं शेयर बेस्ड कंपनसेशन को एक तरह से सब्स्टिट्यूट माना जा सकता है फॉर नॉर्मल वेजेस एंड सैलरी, एंड सिंस का जो इफेक्ट है वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर भी आना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ शेयर बेस्ड कंपनसेशन के बारे में। तो यहाँ पर 3 टाइप के शेयर बेस्ड कंपनसेशन के बारे में बात की गई है, स्टॉक ग्रांट, स्टॉक ऑप्शन एंड शेयर एप्रिसिएशन राइट्स। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टॉक ग्रांट के बारे में। यहाँ पर शेयर को जनरली फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाता है टू द एम्प्लॉइज। तो यहाँ पर स्टेप 1 के अंदर फेयर वैल्यू निकाली जाती है ग्रांट की ऑन द ग्रांट डेट। तो यहाँ पर हो सकता है कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो अवेलेबल हो एंड हो सकता है अवेलेबल ना हो। अगर कंपनी का स्टॉक प्राइस अवेलेबल है तो यहाँ पर फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर के बराबर हो जाएगी, बट अगर कंपनी के स्टॉक का प्राइस अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर फेयर वैल्यू को निकालने के लिए मॉडल वैल्यू का यूज किया जाएगा, जिसको एस्टिमेट किया जाता है वाया इक्विटी वैल्यूएशन मॉडल, जैसे कि डीडीएम, एफसीएफ ऑफ मल्टीप्लायर मॉडल। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू निकालने का अपन स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 के अंदर अपन एक्सपेंस करते हैं फेयर वैल्यू को। यहाँ पे जो फेयर वैल्यू है वो इसको एक्सपेंस किया जाएगा ओवर द सर्विसिंग पीरियड। यहाँ पे जो सर्विसिंग पीरियड है इसका मतलब है लॉकिंग पीरियड, यानी कि कितने ईयर्स तक शेयर्स को सेल नहीं कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे स्टॉक ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पर एट द मनी कॉल ऑप्शंस होते हैं जिनको इशू किया जाता है टू द एम्प्लॉइज, एग्जांपल ईसॉप। यहाँ पर भी स्टेप 1 के अंदर फेयर वैल्यू निकाली जाती है ऑप्शन की ऑन द ग्रांट डेट। अब इसमें भी हो सकता है कि मार्केट के अंदर सिमिलर ऑप्शन कोट कर रहा हो, या फिर हो सकता है कि सिमिलर ऑप्शन हो ही ना। अगर सिमिलर ऑप्शन कोट कर रहा है मार्केट के अंदर तो इसकी फेयर वैल्यू इक्वल हो जाएगी उस ऑप्शन प्राइस के, बट ये सब्जेक्ट टू डाइल्यूशन इफेक्ट होएगा। यहाँ पर डाइल्यूशन इफेक्ट इससे लगेगा बिकॉज जो मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेड हो रहे हैं इसके अंदर जो फर्म है वो कोई नए शेयर्स इशू नहीं कर रही है, यानी कि जो इशूड कैपिटल है वो सेम ही है, वो चेंज नहीं हो रही है। बट स्टॉक ऑप्शन के केस में एक तरह से नए शेयर्स को इशू किया जा रहा है, एंड नए शेयर्स को इशू करने की वजह से जो शेयर का प्राइस है वो गिर जाएगा। ओके, तो अब अपन बात करेंगे इस केस के अंदर जहां पर सिमिलर ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पर फेयर वैल्यू को निकाला जाएगा यूजिंग ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल, जैसे कि ब्लैक शोस मॉडल या फिर बाइनोमियल मॉडल। नेक्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि जो ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल को यूज किया जाएगा वो बेस्ड होता है ऑन सर्टेन असम्पशंस, एंड यहाँ पर अपन को कुछ इनपुट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्टॉक प्राइस के बारे में, ये रेडिली अवेलेबल होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस के बारे में, इसको प्लान के अंदर फिक्स कर दिया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वेस्टिंग पीरियड के बारे में, यानी कि वो पीरियड जिससे पहले इस ऑप्शन का एक्सेस नहीं किया जा सकता है, ये पीरियड भी फिक्स होता है प्लान के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करेंगे आरएफ इंटरेस्ट रेट के बारे में, ये सब्जेक्टिव होती है। इसके अंदर अपन या तो टी बिल की रेट यूज करेंगे या फिर अपन टी बॉन्ड की रेट को यूज करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एनवलाइज्ड वॉलेटिलिटी के बारे में ऑफ द स्टॉक,
ये भी सब्जेक्टिव होती है एंड इसको भी एस्टिमेट किया जाता है। एंड लास्ट अपन बात इसके अंदर करते हैं एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड के बारे में। ये भी सब्जेक्टिव होती है एंड इसको भी एस्टिमेट किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं बोथ IFRS और US GAAP मैनेजमेंट के ऊपर छोड़ देते हैं टू चूज द ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल एंड उसके इनपुट। एज एन एनालिस्ट अपन को हमेशा स्पेक्टिकल होना होगा ऑफ द इनपुट जो कि यूज किए जा रहे हैं बाय द मैनेजमेंट। अब यहाँ पर हो सकता है कि जो मैनेजमेंट है वो डेलिबरेटली यूज करे लोअर R को, लोअर सिग्मा को एंड हायर D को। इन सब चीजों की वजह से ऑप्शन की वैल्यू है वो लोअर हो जाएगी एंड हेंस इस वजह से जो एक्सपेंस है वो अंडरस्टेट हो जाएंगे एंड जो इनकम है वो ओवरस्टेट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, तो अपन को यहाँ पर ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पर स्टेप 1 अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन आते हैं स्टेप 2 की तरफ, एक्सपेंसिंग द फेयर वैल्यू। तो यहाँ पर भी कहते हैं कि जो ऑप्शन का फेयर वैल्यू होगा उसको एक्सपेंस करा जाएगा ओवर द वेस्टिंग पीरियड। ओके, तो अब अपन नेक्स्ट शेयर बेस्ड कंपनसेशन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है शेयर एप्रिसिएशन राइट। यहाँ पर एम्प्लॉयज को बोनस दिया जाता है जो कि जनरली कैश के अंदर होता है बेस्ड ऑन शेयर एप्रिसिएशन। ये एब्सोल्यूट भी हो सकता है एंड रिलेटिव भी हो सकता है। एब्सोल्यूट इन द सेंस दैट शेयर प्राइस अगर राइज करेगा बाय मोर देन 20% तो एम्प्लॉयज को बोनस दिया जाएगा। एंड रिलेटिव इन द सेंस दैट अगर शेयर का प्राइस आउट परफॉर्म करता है बेंचमार्क को से बाय मोर देन 5% तो एम्प्लॉयज को बोनस दिया जाएगा। यहाँ पर जो फेयर वैल्यू एंड एक्सपेंसिंग वाला जो पार्ट है वो सेम होगा एज इन स्टॉक ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर एक नोट है, इसके अंदर बात की गई फैंटम राइट्स के बारे में। यहाँ पर शेयर एप्रिसिएशन बेस्ड होता है ऑन द स्टॉक ऑफ सम अदर कंपनीज। ओके, तो अब अपन एम्प्लॉयज कंपनसेशन के एडिशनल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर फिर से चैप्टर को 3 पार्ट के अंदर बांटा गया है, टाइप्स, शेयर बेस्ड कंपनसेशन एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तो जो टाइप है ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन है जो कि LOS A के अंदर कवर है। फिर आता है शेयर बेस्ड कंपनसेशन, इसके अंदर अकाउंटिंग वाला पार्ट, एनालिसिस वाला पार्ट एंड मॉडलिंग वाले पार्ट के बारे में अपन पढ़ेंगे। एंड तीसरा पार्ट है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट, यहाँ पे अकाउंटिंग, एनालिसिस एंड मॉडलिंग पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो अकाउंटिंग एनालिसिस वाला पार्ट है वो अपन पढ़ चुके हैं एंड मॉडलिंग वाला पार्शियली कवर हुआ है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं LOS A से, टाइप ऑफ एम्प्लॉयज कंपनसेशन। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयज का जो कंपनसेशन है वो 3 तरह का हो सकता है, वेजेस एंड सैलरी टाइप, शेयर बेस्ड कंपनसेशन एंड पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। इसको इस तरह से सोचो कि एक जो अपन को काम करते हुए मिल रहा है, दूसरा जो अपन को शेयर के फॉर्म में मिल रहा है एंड तीसरा जो अपन को काम करने के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर जो वेजेस एंड सैलरी टाइप है ये 3 तरह के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म बेनिफिट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट एंड टर्मिनेशन बेनिफिट। शॉर्ट टर्म बेनिफिट हो गया इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ हो गया लॉन्ग टर्म सबैटिकल एंड डिसेबिलिटी, एंड टर्मिनेशन बेनिफिट हो गया इन द फॉर्म ऑफ VRS एंड सर्वेंस पे, यानी कि रिलेटेड टू हेल्थ केयर। ओके, तो यहाँ पर एक स्टिकी नोट है, इसके अंदर कहते हैं जो शॉर्ट टर्म कंपनसेशन होगा उसको एक्सपेंस किया जाएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर जैसे वो वेस्ट हो जाएगा। अगर कोई भी अनपेड अमाउंट होएगा उसको शो किया जाएगा करंट लायबिलिटी अंडर बैलेंस शीट। अब जो कंपनसेशन एक्सपेंस है इसको सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, रेदर उसको एम्बेड किया जाता है इन अप्रोप्रिएट एक्सपेंस कैटेगरी। यानी कि अगर कंपनसेशन एक्सपेंस रिलेटेड टू द वेजेस फॉर फैक्ट्री वर्कर तो उसको इंक्लूड किया जाएगा अंडर COGS। अगर कोई भी कंपनसेशन एक्सपेंस है वो रिलेटेड टू अनसोल्ड इन्वेंट्री उसको कैपिटलाइज करा जाएगा, यानी कि उसको इंक्लूड करा जाएगा इन द वैल्यू ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री इन द बैलेंस शीट। अगर कोई भी कंपनसेशन एक्सपेंस है फॉर एम्प्लॉइज जो कि एंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो इसको इंक्लूड करा जाएगा इन R&D एक्सपेंडिचर। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे शेयर बेस्ड कंपनसेशन के बारे में। तो इसके बारे में बात करने से पहले अपन इसके ड्रॉबैक्स के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर एक स्टिकी नोट है, इसके अंदर शेयर बेस्ड कंपनसेशन प्लान के ड्रॉबैक्स बताए गए हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले कहते हैं एडिशनल शेयर की वजह से जो इंटरेस्ट होता है शेयर होल्डर का वो डाइल्यूट हो जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर कहते हैं क्योंकि मोस्ट एम्प्लॉयज का जो एक्शन है उनका मिनिमल इम्पैक्ट होता है ऑन द स्टॉक प्राइस, तो मोटिवेशन वैल्यू जो कि ये ग्रांट प्रोवाइड करते हैं वो लिमिटेड होते हैं। ऑल्सो असिमेट्रिक पे ऑफ, यानी कि नीचे जाने को कुछ भी नहीं पर ऊपर जाने को दुनिया। इस टाइप का जो पे ऑफ होता है स्टॉक ऑप्शन का वो इंसेंटिवाइज करता है मैनेजर को कि वो और भी ज्यादा रिस्क ले। फिर यहाँ पर बात की है स्टॉक ग्रांट के बारे में, यानी कि ऐसे स्टॉक जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए जाते हैं अपने एम्प्लॉयज को। तो क्योंकि ये जो स्टॉक ग्रांट होते हैं वो एक्सेसिवली टाई होते हैं विद मैनेजर्स पर्सनल वेल्थ, तो ये मोटिवेट करता है इन मैनेजर्स को टू टेक लेस देन ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ रिस्क। ओके, तो अब अपन शेयर बेस्ड कंपनसेशन के अकाउंटिंग पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया जाता है कि अपन यहाँ पर यूज करते हैं मैचिंग प्रिंसिपल का। इसका मतलब है कि जो कंपनसेशन एक्सपेंस है उसको रिकॉर्ड करा जाएगा इन द सेम पीरियड जब उस एम्प्लॉय ने वो सर्विस प्रोवाइड करी थी। ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है कि जो एक्सपेंस है वो मैच हो सके विद द रेवेन्यू जो कि जनरेट किया गया है बाय द एम्प्लॉय वर्क। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कहते हैं कि यहाँ पर अपन यूज करते हैं फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का इंस्टेड ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू अकाउंटिंग जो कि अर्लियर यूज की जाती थी। यहाँ पर अपन फेयर वैल्यू अकाउंटिंग का यूज इसलिए करते हैं बिकॉज फेयर वैल्यू अकाउंटिंग अपन को प्रोवाइड करता है मोर ट्रांसपेरेंट एंड एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये इंश्योर करता है ट्रू इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ शेयर बेस्ड कंपनसेशन जो कि रिफ्लेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर जो डेट्स और टर्मिनोलॉजीज होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है ग्रांट डेट, उसके बाद आती है वेस्टिंग पीरियड एंड उसके बाद आता है सेटलमेंट पीरियड एंड लास्ट में आता है एक्सपायरी डेट। तो सबसे पहले आता है ग्रांट डेट, इस दिन जो स्टॉक है उसको मेजर करा जाता है एंड उसकी फेयर वैल्यू निकाली जाती है। फिर इसके बाद कहते हैं कि जो टाइम पीरियड होता है बिटवीन द ग्रांट डेट एंड द सेटलमेंट डेट उसको अपन वेस्टिंग पीरियड कहते हैं। इसको एंटरटेनमेंट पीरियड भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर जो अपन ने फेयर वैल्यू निकाली थी उसको एक्सपेंस करा जाएगा, यानी कि रिकॉग्नाइज करा जाएगा ओवर द वेस्टिंग पीरियड। तो वेस्टिंग पीरियड के बाद आता है सेटलमेंट डेट, इस दिन इक्विटी ट्रांसफर एंट्रीज की जाती है। तो यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड खत्म होने के बाद अपन को एक सेटलमेंट पीरियड दिया जाता है जिसके दौरान अपन ये जो ऑप्शन अपन को दिया गया है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं। एंड ये जब सेटलमेंट पीरियड भी खत्म हो जाता है तब आता है एक्सपायरी पीरियड, यानी कि तभी ऑप्शन
ऑप्शन लैप्स हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो इक्विटी ट्रांसफर एंट्रीज है इसको एक एग्जांपल की मदद से समझाया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं 1 जनवरी 2023 को अपनी ग्रांटेड मानी जाएगी। उस दिन 1 लाख रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक को ग्रांट किया जाएगा एंड जो शेयर प्राइस था उस दिन वो था 200 का। वेस्टिंग पीरियड 4 साल है। तो इसका मतलब है अगर अपन टोटल शेयर बेस्ड कंपनसेशन निकालें तो वो हो जाएगा 100 × 200 यानी कि 200 लाख। अभी जो 200 लाख है तो टोटल आया है, तो इस अमाउंट को बांटा जाएगा अक्रॉस द वेस्टिंग पीरियड। वेस्टिंग पीरियड 4 साल है यानी कि 200/4 यानी क्या गया 50 लाख, यानी कि हर साल 50 लाख का शेयर बेस्ड कंपनसेशन का एक्सपेंस डाला जाएगा पीएनएल के अंदर। तो अपने 50 लाख का अमाउंट तो आ गया है, बट इसका बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और सीएफओ के ऊपर किस दिन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अपन अब इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि सपोज करो यहाँ पर एक क्वेश्चन है एंड उसके अंदर कहते हैं 1 जनवरी 2023 को ग्रांट डेट होगी, 1 लाख रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक्स को ग्रांट किया जाएगा यानी कि हमारे शेयर ग्रांट किए जा रहे हैं यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे एंड जो शेयर प्राइस था उस दिन का वो 200 होगा। वेस्टिंग पीरियड 4 साल का होगा यानी कि टोटल कंपनसेशन एक्सपेंस अपना हो जाएगा 200 लाख का। इसको 4 साल के पीरियड में इसको बांटा जाएगा यानी कि 50 लाख हर साल में बांटा जाएगा। तो अब इसका बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और सीएफओ के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा इसके बारे में अपन से पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन आते हैं 1 जनवरी 2023 को। तो इसका जो डिस्क्लोजर है वो प्रॉक्सी स्टेटमेंट के अंदर करा जाता है एंड इसका इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और सीएफओ इनमें से किसी के ऊपर भी सब कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। पर अब अपन आते हैं 31 दिसंबर 2023 को। तो यहाँ पर 1 साल कंप्लीट हो गया है यानी कि इस साल का जो कंपनसेशन एक्सपेंस है वो अपन को बुक करना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर। तो यानी कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर अपन कंपनसेशन एक्सपेंस डालेंगे 50 लाख। पर साथ ही साथ यहाँ पर ये सोचो कि अपन ने उनको अभी तक पे नहीं करा है। इसका मतलब है कि जो सीएफओ है उसके अंदर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, पर अपन ने एक तरह से यहाँ पे पे नहीं करा यानी कि अपनी लाइबिलिटी खड़ी हो गई बैलेंस शीट के अंदर। तो यहाँ पर अपन लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे कंपनसेशन रिजर्व ऑफ 50 लाख। तो एक तरह से अगर अपन सोचें कि अपन ने यहाँ पर कंपनसेशन रिजर्व दिखाया 50 लाख यानी कि लाइबिलिटी बढ़ाई है एंड साथ ही अपन ने पीएनएल के अंदर 50 लाख का खर्चा दिखाया। अगर अपन इग्नोर करेंगे टैक्सेस को यानी कि अपन ने एक तरह से इनकम स्टेटमेंट को 50 लाख से कम करा एंड इक्विटी को अपन ने 50 लाख से बढ़ाया यानी कि जो ओवरऑल इंपैक्ट होगा इक्विटी के ऊपर वो एक तरह से 0 होएगा बिकॉज 50 लाख एक तरह से बढ़ा है एंड साथ ही साथ गिरा भी है। तो यानी कि इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा ऑन द बैलेंस शीट। तो यानी कि 31 दिसंबर 2023 को इनकम स्टेटमेंट के अंदर अपन कंपनसेशन एक्सपेंस दिखाएंगे 50 लाख का, बैलेंस शीट के ऊपर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा एंड सीएफओ के अंदर भी इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। अब ये जो ट्रीटमेंट आया है ऐसा कैसा सेम ट्रीटमेंट होगा 2024 में भी, 25 में भी और 26 में भी। अब अपन आ जाते हैं 31 दिसंबर 2026 यानी कि सेटलमेंट डेट वाले दिन। तो अगर अपन यहाँ पर देखें अपन 50 लाख चारों साल में बुक कर चुके हैं तो इसका मतलब है इनकम स्टेटमेंट के अंदर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा यानी कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर नो इंपैक्ट। पर बताएं बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जो कंपनसेशन रिजर्व था 200 लाख का जो कि एक्यूमुलेट हो गया था उसको अपन ट्रांसफर करेंगे पेड इन कैपिटल के अंदर बिकॉज इस दिन शेयर को ग्रांट कर दिया गया फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। तो यानी कि इसका मतलब है कि जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाएगा भाई 200 लाख एंड कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो जाएगा यानी कि कंपनसेशन का अमाउंट अपन ट्रांसफर कर देंगे पेड इन कैपिटल के अंदर। तो जैसे कि अपन यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी मूवमेंट ऑफ कैश हुआ ही नहीं है, इसका मतलब सीएफओ का इसके अंदर कोई भी इंपैक्ट नहीं होएगा। तो अपन ये जो एग्जांपल देखा ये शेयर कंपनसेशन से रिलेटेड था, तो हो सकता है कि यहाँ पर शेयर कंपनसेशन की जगह ये पीरियड कॉस्ट से रिलेटेड हो या फिर हो सकता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट से रिलेटेड हो। पीरियड कॉस्ट का मतलब है कि ये एसजीए से रिलेटेड हो सकता है जैसे कि रेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया, इस टाइप की चीजें। एंड प्रोडक्ट कॉस्ट यानी कि इस टाइप की चीज जो कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जैसे कि लेबर कॉस्ट हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, ये सब चीजें प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर आती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे पीरियड कॉस्ट का क्या इंपैक्ट होता है ऑन इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड सीएफओ। तो यहाँ पर कहते हैं सपोज करो जो वेस्टिंग पीरियड ऑफ 14 डेज का है एंड 14 डेज के बाद पे किया जाएगा 3162। तो सबसे पहले आता है 1 जनवरी यानी कि ग्रांट डेट। तो इस दिन तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और सीएफओ इन तीनों के अंदर कोई इंपैक्ट भी नहीं होगा। पर अब आता है वेस्टिंग पीरियड यानी कि 1 जनवरी से 14 जनवरी। तो इसके अंदर कहते हैं जो कंपनसेशन एक्सपेंस था उसको अपन पीएनएल के अंदर डाल देंगे 3162 का। अभी जो कंपनसेशन एक्सपेंस है इसको अपन ने पे नहीं करा है यानी कि सीएफओ के अंदर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, बट अपनी लाइबिलिटी तो बढ़ जाएगा ना क्योंकि अपन इसको पे नहीं करें। तो इसका मतलब अपन शो करेंगे अक्रूड कंपनसेशन 3162 का इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो यानी कि 1 जनवरी से 14 जनवरी के बीच अपन इनकम स्टेटमेंट के अंदर शो करेंगे एसजे कंपनसेशन एक्सपेंस ऑफ 3162, बैलेंस शीट के अंदर अपन दिखाएंगे अक्रूड कंपनसेशन एक्सपेंस ऑफ 3162 एंड सीएफओ के अंदर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। पर अब आती है 14 जनवरी यानी कि वो डेट जिस दिन फाइनल सेटलमेंट करा जाएगा यानी कि जिस दिन पेमेंट किया जाएगा। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा बिकॉज इनकम स्टेटमेंट तो अक्रूड कॉन्सेप्ट पे चलता है यानी कि जितना खर्चा तो अपन पहले रिकॉर्ड कर चुके हैं तो अपन अब क्यों रिकॉर्ड करेंगे जब अपन एक्चुअली पे कर रहे हैं। तो यानी कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। पर अब आता है बैलेंस शीट। अब यहाँ पे जो अक्रूड कंपनसेशन एक्सपेंस था जो कि अपना 3162 का था उसको पे कर दिया जाएगा यानी कि ये लाइबिलिटी यहाँ से हट जाएगी एंड इसको एक्चुअली पे कर दिया जाएगा यानी कि कैश कम हो जाएगा। कैश कम हो जाएगा इसका मतलब सीएफओ के अंदर अपन आउटफ्लो देखेंगे 3162 का यानी कि फाइनल सेटलमेंट वाले दिन यानी कि 14 जनवरी को इनकम स्टेटमेंट के अंदर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। बैलेंस शीट के अंदर जो लाइबिलिटी खड़ी थी अपनी अक्रूड कंपनसेशन एक्सपेंस की 3162 की वो खत्म हो जाएगी एंड सीएफओ के अंदर आउटफ्लो होगा 3162 का। तो यहाँ पर अपना पीरियड कॉस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट की तरफ यानी कि ऐसी कॉस्ट जो कि रिलेटेड होती है टू प्रोडक्शन जैसे कि डायरेक्ट लेबर। तो इसके अंदर भी पिछले एग्जांपल वाले फिगर्स को लिया जाएगा, बट अपन यहाँ पर मान के चलेंगे कि एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है यानी कि इसका जो भी खर्चा होता है वो एक तरह से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से रिलेटेड होता है।
तो इसके अंदर भी सबसे पहले ग्रांट डेट आती है, यानी कि 1 जनवरी। इसके अंदर ना इनकम स्टेटमेंट के अंदर कोई फर्क आएगा, ना बैलेंस शीट और सीएफओ के अंदर कोई फर्क आएगा। पर अब आता है वेस्टिंग पीरियड 1 जनवरी से 14 जनवरी। तो यहाँ पर कहते हैं कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर 1 जनवरी से 14 जनवरी यानी कि वेस्टिंग पीरियड के बीच में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज ये जितना भी खर्चा है वो इनकम स्टेटमेंट के अंदर तब डाला जाएगा जब इन्वेंट्री को एक्चुअल में सोल्ड करा जाएगा, यानी कि इसको सीओजीएस के रूप में डाला जाएगा। एंड ये जितना भी अभी खर्चा लग रहा है इसको एक तरह से इन्वेंट्री की कॉस्ट के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर एक तरह से इन्वेंट्री के रूप में ये शो हो रहा होगा, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर अपन इन्वेंट्री शो कर देंगे 3931 की रेट से। एंड साथ ही साथ अपन इनको भी पेमेंट भी नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लाइबिलिटी भी खड़ी होगी बैलेंस शीट के अंदर, जो कि होगी अक्रूड कॉम्पनसेशन एक्सपेंस, जो कि शो हो रही होगी 3931 की रेट से। तो अपन इनको अभी तक पेमेंट करा है नहीं, यानी कि यहाँ पे सीएफओ के अंदर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। पर अब अपन आते हैं सेटलमेंट वाले दिन, यानी कि जिस दिन इनको इनकी वेजेस का पेमेंट करा जाएगा, यानी कि 14 जैन को। तो जितना भी एक्सपेंस है उसको तब बुक किया जाएगा जब एक्चुअल में इन्वेंट्री को सोल्ड करा जाएगा। इसका मतलब है इनकम स्टेटमेंट के अंदर 14 जैन को भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। पर अब एक तरह से सोचो कि जो एम्प्लॉइज है उनको वेजेस थोड़ा टाल सकते हैं ये बोल के कि जब इन्वेंट्री बिकेगी तब तुमको देंगे, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। उनको तो 14 जैन को पेमेंट करना ही पड़ेगा, यानी कि सीएफओ के अंदर आउटफ्लो होगा 3931 का। इसका मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो अपनी लाइबिलिटी खरीदी ना अक्रूड कंपनसेशन एक्सपेंस की 3931 की, वो खत्म हो जाएगी। तो इसका मतलब है सेटलमेंट वाले दिन यानी कि 14 जैन को इनकम स्टेटमेंट के अंदर कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। बैलेंस शीट के अंदर जो अक्रूड कंपनसेशन एक्सपेंस था वो खत्म हो जाएगा 3931 वाला, एंड सीएफओ के अंदर अपन आउटफ्लो दिखाएंगे 3931 से। ओके, तो अब अपन बढ़ते हैं सेल वाले दिन की तरफ, यानी कि 3 अप्रैल के बारे में अब अपन पढ़ेंगे। तो जो सीओजीएस है इसको अब यहाँ पे बुक करा जाएगा, बिकॉज अब एक्चुअल में इन्वेंट्री को सोल्ड करा गया है, यानी कि अब इसका जो एक्सपेंस है अभी बुक होना चाहिए। तो अपन सीओजीएस दिखाएंगे 3931 का इन इनकम स्टेटमेंट। तो यहाँ पर सीओजीएस दिखाया गया, तो इसका मतलब है अपन यहाँ पर इन्वेंट्री से ये अमाउंट कम कर देंगे, तो यानी कि इसका मतलब अपन बैलेंस शीट के अंदर इन्वेंट्री को कम करेंगे बाय 3931। तो यहाँ पर सीएफओ का कोई इंपैक्ट होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर अपन ने वेजेस तो कुछ पे थोड़ी ना करी है। अब इसको इस तरह से मत सोचना कि अपने को पैसा आया था इन्वेंट्री को बेच के तो उसको रिकॉर्ड करना नहीं करना, वो अलग सिचुएशन। अपन यहाँ पर केवल एम्प्लॉय की कंपनसेशन के बारे में देख रहे हैं। प्रोडक्ट को बेचने से कितना पैसा आएगा या नहीं आएगा इससे अपन अभी डील नहीं कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन आरएस एंड आरएसयू, यानी कि रेस्ट्रिक्टिव स्टॉक एंड रेस्ट्रिक्टिव स्टॉक यूनिट एज पर सीएफए लेवल 2। तो इसके अंदर कहते हैं आरएस की वजह से अपन को डिविडेंड मिलता है, साथ ही अपन को वोटिंग राइट भी मिलता है, बट आरएसयू अपन को ना ही डिविडेंड देता है ना ही वोटिंग राइट देता है। तो इन दोनों का नाम है रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक एंड रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट। तो इन दोनों के अंदर जो वर्ड है रेस्ट्रिक्शन, इसका क्या मतलब है, यानी यहाँ पे कैसी रेस्ट्रिक्शंस की बात की गई अपन इस बारे में पढ़ेंगे। यानी स्टॉक बेचने से पहले अपन को कुछ रिक्वायरमेंट को मीट करना पड़ेगा, फिर रिक्वायरमेंट कैसी अपन इस बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस है ये एक तरह की कंडीशंस होती है जिनको मेट करना पड़ेगा बिफोर द स्टॉक कैन बी सोल्ड। तो ये जो कंडीशन है 2 तरह की हो सकती है, या तो हो सकती है सर्विस कंडीशन या फिर हो सकती है परफॉर्मेंस रिलेटेड कंडीशन। तो सर्विस कंडीशन तो मोस्ट कॉमन रेस्ट्रिक्शन होती है, ये सिंपली स्पेसिफाई करता है कि वो इतने साल तक कम से कम काम करना ही पड़ेगा बिफोर ऑप्शन को वेस्ट करा जाएगा, फिर स्टॉक को वेस्ट करा जाएगा। तो जो झोल है वो है परफॉर्मेंस कंडीशन के अंदर। इसके अंदर जो ग्रांट है उसको वेस्ट कब तब करा जाता है जब अपन एक स्पेसिफिक टारगेट को अचीव कर लेते हैं। तो अभी जो परफॉर्मेंस है 2 टाइप की हो सकती है, अकाउंटिंग परफॉर्मेंस एंड मार्केट परफॉर्मेंस। तो भी अकाउंटिंग परफॉर्मेंस क्या हुआ, इसका मतलब हो गया फॉर एग्जांपल ईपीएस शुड गो अप बाय 50% इन द नेक्स्ट 4 years, या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी मोर देन 15% इन द नेक्स्ट 5 years। इस तरह से हो सकती है। फिर आता है मार्केट परफॉर्मेंस। तो ये 2 तरह से हो सकता है, एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस और रिलेटिव परफॉर्मेंस। एब्सोल्यूट परफॉर्मेंस यानी कि कंपनी रिलेटेड हो गया, जैसे कि हमारी कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है वो 10 से ऊपर जाना चाहिए, या फिर स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होना चाहिए मोर देन 50%, इस तरह का हो सकता है। पर बट रिलेटिव परफॉर्मेंस यानी कि एक तरह से अपन इसको किसी से कंपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारी कंपनी का जो ग्रोथ है वो बेंचमार्क से 5% ज्यादा होना चाहिए, इस तरह का हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं आरएसयू का मेजरमेंट जो कि ग्रांट डेट पे किया जाता है वो होएगा मार्केट प्राइस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। बट आरएस का जो मेजरमेंट कहता है ग्रांट डेट के दिन वो होता है मार्केट प्राइस, यानी कि जब भी अपन मेजरमेंट करें आरएस का तो अपन को यूज करना होगा मार्केट प्राइस को, एंड जब अपन मेजरमेंट करें आरएसयू का तो अपन को यूज करना होगा मार्केट प्राइस माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इसके अंदर कहते हैं 1 जनवरी 2023 को 1 लाख आरएस और 1 लाख आरएसयू को ग्रांट किया गया था। 4 साल का वेस्टिंग पीरियड था एंड शेयर प्राइस उस समय 200 चल रहा था। एक्सपेक्टेड डिविडेंड 4 साल का दिया हुआ है, 2.5 का, 3 का, 4 का और 5 का। एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड को निकालने के लिए जो डिस्काउंट रेट है वो दी हुई है 5%। तो इसके अंदर अपन को पता लगाना है आरएस और आरएसयू की वैल्यू। तो सबसे पहले अपन आरएस की वैल्यू निकालेंगे। तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है जो आरएस की जो वैल्यू है वो होता है उसका मार्केट प्राइस, एंड मार्केट प्राइस चल रहा है 200, यानी कि 1 लाख इंटू 200 जो कि आ जाएगा 200 लाख, ही आ जाएगा वैल्यू ऑफ आरएस यानी कि रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक। अब नेक्स्ट अपन कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ आरएसयू। आरएसयू की वैल्यू का कैलकुलेट करने के लिए अपन मार्केट प्राइस माइनस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड को निकालने के लिए अपन सीएफ मोड के अंदर 1 पे रखेंगे 2.5, 2 पे रखेंगे अपन 3 पे अपन रखेंगे 4 एंड 4 पे अपन रखेंगे 5, एंड इन सबका अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, नहीं आई के अंदर अपन डाल देंगे 5, एंड जब अपन इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 12.68। तो 200 माइनस 12.68 करेंगे, ये जो आएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, तो ये आ जाएगा 187.32 लाख।
अब यहाँ पर अपन को क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड किया गया था कि 4 साल का वेस्टिंग पीरियड है, यानी कि यहाँ पर ये जो जितना भी कंपनसेशन एक्सपेंस होगा उसको 4 साल में डिवाइड किया जाएगा। तो यानी कि ये जो टोटल एक्सपेंस कितना हुआ 200 लाख प्लस 187.32 लाख, यानी कि ये हो गया 387.32 लाख। अभी 4 साल में वेस्ट करने की इसको अपन डिवाइड बाय 4 करेंगे, यानी कि हर साल अपन खर्चा बुक करेंगे एज कंपनसेशन एक्सपेंस ऑफ 96.83 लाख इन पीएल। ओके, तो नेक्स्ट एक सवाल आता है कि अपन फेयर वैल्यू एक ऑप्शन की कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेथड 1 तो हो गया जो कि बेस्ट माना जाता है। इसके अंदर कहते हैं सिमिलर ऑप्शन का प्राइस निकाल लो विद सम एडजस्टमेंट। तो अगर अपन ने जो सिमिलर कंपनी ली है वो पब्लिक कंपनी है, तो अपन यहाँ पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं रिलेटेड टू लिक्विडिटी एंड डाइल्यूशन। यानी कि जो पब्लिक कंपनी अपन ने ली है फॉर कैलकुलेटिंग प्राइस, उसका ऑप्शन मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा होगा, यानी कि उसके अंदर लिक्विडिटी होगी, तो अपन को इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट करना पड़ेगा बिकॉज उसके अंदर लिक्विडिटी पर अपने के अंदर लिक्विडिटी नहीं है। एंड साथ ही साथ उस ऑप्शन के अंदर डाइल्यूशन नहीं हो रहा है बिकॉज एक जना दूसरे जने को दे रहा है या फिर ले रहा है उससे, तो यानी कि जो कंपनी के जो ओवरऑल शेयर है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बट यहाँ पर शेयर बेस्ड कंपनसेशन के अंदर एक तरह से अगर ये एक्सरसाइज हो जाता है, कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर ही इंक्रीज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर जो ओनरशिप डाइल्यूट हो जाएगी, तो अपन को इसका भी एडजस्टमेंट करते हुए चलना पड़ेगा। पर हो सकता है सिमिलर ऑप्शन प्राइस अवेलेबल ही ना हो, तो अपन मेथड 2 का यूज करेंगे, जिसके अंदर अपन यूज करते हैं ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल का, जैसे कि ब्लैक शूज मॉडल या फिर बायनोमियल मॉडल। तो नेक्स्ट एक सवाल ये आता है कि अपन कौन से मेथड को यूज करें। तो अपन उस मेथड का यूज करेंगे जो कि सेटिस्फाई करेगा इन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को। पहला कैरेक्टरिस्टिक है फेयर वैल्यू, यानी कि वो जो मेथड कैलकुलेट करेगा वैल्यू वो फेयर वैल्यू होनी चाहिए। फिर आता है दूसरा कैरेक्टरिस्टिक जो कि कहता है वो बेस्ड होना चाहिए ऑन साउंड इकोनॉमिक प्रिंसिपल। एंड तीसरा कैरेक्टरिस्टिक कहता है सिमिलर ऑप्शन का फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक मैच करना चाहिए। जिस भी मेथड के अंदर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए, यानी कि तीनों कैरेक्टरिस्टिक सेटिस्फाई हो गए, अपन उस मेथड को यूज करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि अगर ऑप्शन दिया जा रहा है टू सीनियर मैनेजमेंट या फिर जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो रिलेटेड है टू पीरियड कॉस्ट, तो उसको शो किया जाएगा इनकम स्टेटमेंट के अंदर अंडर एसजीए। बट अगर ऑप्शन दिया जा रहा है फॉर लेबर और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड स्टफ और वो रिलेटेड है टू प्रोडक्ट कॉस्ट, तो उसको शो किया जाएगा इन इनकम स्टेटमेंट अंडर सीओजीएस। तो जो शेयर बेस्ड कंपनसेशन है उसको केवल 3 हेड के अंदर ही दिखाया जा सकता है इन इनकम स्टेटमेंट, या तो उसको सीओजीएस के अंदर दिखाना पड़ेगा, या फिर उसको आरएनडी के अंदर दिखाना पड़ेगा, या फिर उसको एसजीए के अंदर दिखाना पड़ेगा। इन 3 के अलावा उसको कहीं पे भी अलग से नहीं दिखाया जा सकता है। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन है। इसके अंदर सबसे पहले अपन को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन की वैल्यू दी हुई है जो कि 3.5 इंटू 3 मिलियन, यानी कि टोटल का हो गया 10.5 मिलियन ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन वैल्यू। दूसरा था आरएसयू की वैल्यू, ये अपन को दिया हुआ है 2 मिलियन इंटू 30 जो कि आ गया 60 मिलियन ऑफ आरएसयू वैल्यू। तो अगर अपन इन दोनों का टोटल करते हैं तो ये आ जाता है 70.5 मिलियन। एंड जो वेस्टिंग पीरियड है वो है 3 साल, यानी कि एनुअल एक्सपेंस कितना हो गया 70.5 डिवाइडेड बाय 3 जो क्या है 23.5 मिलियन, यानी कि हर साल अपन को पीएनएल के अंदर 23.5 मिलियन का खर्चा बुक करना है। तो 3 साल बाद अगर सीनियर मैनेजमेंट चाहे तो वो ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकता है, एंड जिस दिन वो इसको एक्सरसाइज करेगा तो वही इसकी सेटलमेंट डेट बन जाएगी। एंड इन केस ऑफ आरएसयू जब अपन इश्यू करेंगे शेयर्स तो वही इसकी सेटलमेंट डेट बन जाएगी। तो सबसे पहले अपन से पूछते हैं अनरिकॉग्नाइज्ड स्टॉक ऑप्शन अमाउंट क्या होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो इसके अंदर ये सोचो कि अपन ने स्टॉक ऑप्शन का अमाउंट कितना रिकॉग्नाइज करा है इस साल, वो अपन ने करा है 10.5 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि अपन ने इस साल 3.5 दिखाया है, यानी कि कितना रिकॉग्नाइज नहीं करा है 3.5, यानी कि अपन ने टोटल अभी तक 7 मिलियन अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं करा है। इसी तरह से पूछते हैं आरएसयू का अनरिकॉग्नाइज्ड अमाउंट क्या होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो इसका टोटल अमाउंट कितना है, वो है 60 मिलियन जो कि 3 साल में डिस्ट्रीब्यूट होएगा। अपन ने इस साल 20 मिलियन रिकॉग्नाइज करा है, यानी कि अनरिकॉग्नाइज रहेगा 40 मिलियन। तो यानी कि अनरिकॉग्नाइज्ड आरएसयू का एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो कि है 40 मिलियन। तो अपन से ये पूछते हैं कि ये बताओ टोटल अनरिकॉग्नाइज्ड अमाउंट क्या होगा एट द एंड ऑफ ईयर 1। तो उसमें एक तो अमाउंट वो आ जाता है स्टॉक ऑप्शन से जो कि अनरिकॉग्नाइज्ड वाला आ जाता है 7 मिलियन का, एंड दूसरा जो अमाउंट आता है वो आता है आरएसयू से अनरिकॉग्नाइज्ड वाला जो कि 40 मिलियन। दोनों को मिला देंगे तो टोटल बन जाएगा जो कि 47 मिलियन। तो अगर अपन को याद हो जो सेकंड वाला था वो था आरएसयू, वो एक तरह से ग्रांट की तरह होता है, यानी कि जैसे ये पीरियड एक्सपायर हो जाएगा, यानी जैसे वेस्टिंग पीरियड खत्म हो जाएगा एम्प्लॉय चाहे तो उसको एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अपन ट्रांसफर कर देंगे रिजर्व को टू पेड इन कैपिटल एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो कि 60 मिलियन, यानी कि इसका मतलब है अपन कंपनसेशन रिजर्व से पेड इन कैपिटल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे अमाउंट ऑफ आरएसयू को। तो यानी कि आरएसयू का क्या ट्रीटमेंट होगा अंदर सेटलमेंट है ये तो अपना क्लियर है, पर अब यहाँ पर अपन ये जानेंगे स्टॉक ऑप्शन का क्या ट्रीटमेंट होगा। तो इसके अंदर कहते हैं इन केस ऑफ स्टॉक ऑप्शन जो अमाउंट है वो शेयर कंपनसेशन रिजर्व के अंदर ही रहेगा, एंड अपन तब तक वेट कर देंगे जब तक ऑप्शन को एक्सेस नहीं किया जाता। तो नेक्स्ट कहते हैं सपोज करो T=4 पे जो शेयर का प्राइस है 38 हो जाता है। तो अपन को ये चीज याद रखनी चाहिए, अपन ने एट द मनी स्टॉक ऑप्शन को इश्यू करा था एंड उस समय प्राइस चल रहा था 30, यानी कि इसका इंटरप्रिटेशन हुआ अगर प्राइस है वो 30 के ऊपर चले जाता है तब एम्प्लॉयज है वो इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि उनको प्रॉफिट होगा इसके अंदर। तो इसके अंदर जो प्राइस है वो T=4 पे हो गया 38, यानी कि यहाँ पर वो चाहे तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनको प्रॉफिट हो सकता है। तब यहाँ पर 1.2 मिलियन आउट ऑफ 3 मिलियन स्टॉक ऑप्शन को एक्सरसाइज किया गया था। तो अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर पेड अप कैपिटल कितने से बढ़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन को ये जानना चाहिए यहाँ पर 1.2 मिलियन ऑप्शन एक्सरसाइज हुए हैं, यानी कंपनी के पास पैसा आया। अब पैसा कितना आया है 1.2 मिलियन इंटू 30, यानी कि 36 मिलियन का कंपनी के
पास अमाउंट रिसीव हुआ है एंड इससे तो पेड अप कैपिटल बढ़ना है ही। अब और कितने से बढ़ेगा अपन इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर ये सोचो कि कंपनसेशन रिजर्व के अंदर अपन ने 10.5 मिलियन डाला हुआ है एंड ये जो 10.5 मिलियन था ये 3 मिलियन स्टॉक ऑप्शन के लिए था, उसमें से 1.2 मिलियन एक्सेस हुए हैं, यानी कि 1.2 डिवाइडेड बाय 3 यानी कि 40% स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज हुए हैं। यानी कि अपन को जो स्टॉक ऑप्शन का जो 10.5 मिलियन वाला अमाउंट था उसका 40% अपन को ट्रांसफर कर देना चाहिए टू पेड अप कैपिटल। तो यानी कि 40% ऑफ 10.5 होता है 4.2, यानी कि 36 डलेगा एंड 4.2 डलेगा जो कि जुड़ कर देते हैं 40.2, यानी कि 40.2 मिलियन से अपन पेड अप कैपिटल को बढ़ाएंगे। ओके, तो यहाँ पर अपना ये वाला एग्जांपल कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं जब भी अपन अकाउंटिंग करते हैं आरएसयू की या फिर जब भी अपन सेटलमेंट कर रहे होते हैं आरएसयू का, तो जो टोटल इक्विटी वो चेंज नहीं हो रहा होता है। तो इसको इस तरह सोचो कि जब भी अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं आरएसयू की, तो इसका मतलब है अपन पीएनएल के अंदर कंपनसेशन एक्सपेंस दिखा रहे हैं, तो यानी कि कंपनसेशन एक्सपेंस की वजह से अपना जो पीएनएल है वो कम हो रहा है, पर साथ ही साथ यहाँ पर लाइबिलिटी भी बढ़ रही है अपनी, जिसको शो किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन रिजर्व एंड ये शो किया जाता है इक्विटी के अंदर एंड ये भी उसी अमाउंट से बढ़ती है। इसका मतलब है एक जगह से बढ़ रहा है एंड एक जगह से घट रहा है, यानी कि जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो नल है। इसी तरह सेटलमेंट के बारे में सोचो, जब भी आरएसयू का सेटलमेंट हो रहा होता है उस समय पर अपन कंपनसेशन रिजर्व से जो अमाउंट है उसको ट्रांसफर करते हैं टू पेड अप कैपिटल, यानी कंपनसेशन रिजर्व वाला जितना भी अमाउंट होगा वो सारा का सारा ट्रांसफर हो जाएगा टू पेड अप कैपिटल। इसका मतलब अगर समझ लो 1000 रुपया था कंपनसेशन एक्सपेंस के अंदर, तो 1000 का 1000 चले जाएगा पेड अप कैपिटल के अंदर, यानी कि एक जगह से अपनी एक लाइबिलिटी कम हो गई है एंड दूसरा जो पेड अप कैपिटल है वो बढ़ गया है, यानी कि जो ओवरऑल इंपैक्ट है इक्विटी का वो तो नल है। फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बोलते हैं इन केस ऑफ स्टॉक ऑप्शन ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड, जो टोटल इक्विटी है वो चेंज नहीं होता है, बट एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट टोटल इक्विटी है वो इंक्रीज होता है बाय द अमाउंट जो कि रिसीव किया जा रहा है फ्रॉम एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन। यहाँ पर वेस्टिंग पीरियड का तो सेम टू सेम वही हिसाब है जो कि आरएसयू के अंदर था। अपन कुछ कंपनसेशन एक्सपेंस दिखा रहे होते हैं ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड हर साल एंड वो जो कंपनसेशन एक्सपेंस है वो जा रहा होता है कंपनसेशन रिजर्व के अंदर, यानी कि इक्विटी एक जगह से इंक्रीज हो रहा है एंड एक जगह से डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जो ओवरऑल इंपैक्ट है वो नल है। पर अब समझो सेटलमेंट के टाइम पे क्या होगा, इसको अगर अपन चाहे तो प्रीवियस वाले एग्जाम्पल से रिलेट भी कर सकते हैं। तो इसको इस तरह समझो कि जब ऑप्शन एक्सरसाइज होएगा तब जिन्होंने ऑप्शन को एक्सरसाइज करा है उनको कुछ अमाउंट कंपनी को देना पड़ेगा, यानी कि अगर अपन प्रीवियस वाले एग्जांपल के अंदर देखें तो 1.2 मिलियन ऑप्शन एक्सरसाइज हुए थे एंड वो 30 रुपए के हिसाब से हुए थे, यानी कि कंपनी रिसीव करेगी 36 लाख रुपए एंड साथ ही साथ ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड जो 10.5 मिलियन का एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन का वैल्यू था वो शो हो रहा होगा कंपनसेशन रिजर्व के अंदर। तो ये जो 10.5 मिलियन वाला अमाउंट है ये 3 मिलियन स्टॉक ऑप्शन के लिए था एंड आउट ऑफ 3 मिलियन 1.2 मिलियन स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज हुए हैं। इसका मतलब 40% स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज हुए हैं, यानी कि जो कंपनसेशन रिजर्व का जो 40% अमाउंट है वो अपन को ट्रांसफर कर देना चाहिए फ्रॉम कंपनसेशन रिजर्व टू पेड अप कैपिटल, यानी कि अपन ट्रांसफर कर देंगे 4.2 मिलियन को फ्रॉम कंपनसेशन रिजर्व टू पेड अप कैपिटल, यानी कि एक तरह से अपन कंपनसेशन रिजर्व से हटा रहे हैं 4.2 मिलियन एंड वही अपन ऐड कर रहे हैं पेड अप कैपिटल के अंदर। तो यानी कि इसका तो कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बट साथ ही जो कंपनी है वो रिसीव करी है 36 मिलियन वाला अमाउंट, तो इससे पेड अप कैपिटल बढ़ेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट जो टोटल इक्विटी है वो बढ़ेगा बट द अमाउंट जो कि रिसीव किया जा रहा है बाय द कंपनी फ्रॉम एक्सेस ऑफ द ऑप्शन। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं अगर अपन यूज कर रहे हैं सीएफओ के अंदर डायरेक्ट मेथड का तो वहां पर शेयर कंपनसेशन का कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा इन सीएफओ, सीएफआई और सीएफएफ। बट अगर अपन यूज करें इनडायरेक्ट मेथड का, यानी कि जब अपन स्टार्ट करते हैं नेट इनकम से, तो वहां पर सीएफओ कैलकुलेट करते समय अपन को एड बैक करना होता है नॉन कैश चार्जेस को, तो वहां पर अपन को शेयर कंपनसेशन एक्सपेंस को एड बैक करना पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ आरएसयू उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा उन सीएफओ, सीएफआई और सीएफएफ, बिकॉज यहाँ पर तो जस्ट अपन क्या करते हैं कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट टू पेड अप कैपिटल करते हैं, यानी कि यहाँ पर कैश फ्लो के अंदर कोई इंपैक्ट ही नहीं पड़ता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ स्टॉक ऑप्शन जो सीएफएफ है वो इंक्रीज होगा बाय द अमाउंट ऑफ प्रोसीड जो कि कलेक्ट किया गया है, यानी कि जो स्ट्राइक प्राइस इनटू नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज है उससे जो सीएफएफ है वो बढ़ेगा। इसको पुराने वाले एग्जांपल से समझ सकते हैं, वहां पर 1.2 मिलियन स्टॉक ऑप्शन एक्सरसाइज हुए थे एंड वहां पर मैंने 1.2 मिलियन इंटू 30 के हिसाब से उनसे पैसा कलेक्ट करा था। 30 था स्ट्राइक प्राइस, यानी कि कंपनी ने रिसीव करा था 36 मिलियन और वो जो 36 मिलियन है वो सीएफएफ के अंदर शो किया जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू शेयर कंपनसेशन एंड आरएसयू, यानी कि उसका नेचर, एक्सटेंट एंड उसका इफेक्ट क्या होगा ऑन करंट पीरियड अकाउंट, वो सब का सब डिस्क्लोज किया जाएगा इन फुटनोट्स। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट में जाने से पहले अपन को इनकम टैक्स वाले के बारे में थोड़ा सा वापस से जाना जरूरी है, जो कि अपन ने लेवल 1 के अंदर पढ़ा था। तो इसको एक एग्जांपल की मदद से बताया गया है। इसमें कहते हैं समझो अपनी जो टैक्सेबल इनकम है एज पर इनकम टैक्स अथॉरिटी वो 1 लाख है एंड इस 1 लाख में से इनकम टैक्स अथॉरिटी ने अपन को 2 डिडक्शन अलाउ की है 30,000 और 20,000 की, बट ये दोनों डिडक्शन अपनी बुक्स के अंदर शो नहीं हो रही है, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर ये दोनों डिडक्शन शो नहीं हो रही है। इनमें से जो 30,000 वाला अमाउंट है वो रिवर्सिबल है, ये आया है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्सेज एसएलएम डेप्रिसिएशन, यानी कि ये जो 30,000 का जो अमाउंट है वो एक तरह से एक्स्ट्रा डेप है जो कि उन्होंने अलाउ करा था, बट ये बाद में जाके
रिवर्स हो जाएगा, बट जो दूसरी 20,000 वाले अमाउंट की जो डिडक्शन है वो परमानेंट डिफरेंस की वजह से है, एंड यानी कि वो आगे जाके रिवर्स नहीं होने वाली है। फिर इसके बाद कहते हैं यहाँ पे जो स्टैट्यूटरी टैक्स रेट है वो 25%, तो इसका मतलब टैक्स पेबल कितना होगा, वो होगा 1 लाख का 25%, यानी कि 25,000 अपना टैक्स पेबल होगा। फिर इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स अंडर एफआर बताया गया है, जो कि 1.5 लाख। इस 1.5 लाख को लाने के लिए अपन ने 1 लाख के अंदर इन दोनों डिडक्शन को ऐड कर दिया गया है, बिकॉज अपन ने इन दोनों डिडक्शन को लिया ही नहीं था। फिर इसके बाद अपन ने चेंज इन डीटेल कैलकुलेट करा है, तो यहाँ पे जो डिटेल वाला अमाउंट था वो एक ही था, जो कि था 30,000 वाला, तो 30,000 पर 25% टैक्स लगाया जाएगा, जो कि आ जाएगा 7500, यानी कि जो चेंज इन डीटेल है वो आ गया 7500 का। तो अब अपन निकालेंगे इनकम टैक्स एक्सपेंस, जो कि होता है टैक्स पेबल प्लस चेंज इन डीटेल माइनस चेंज इन डीटीए। तो यहाँ पर अपन 25,000 प्लस 7500 माइनस 0 करेंगे, तो इनकम टैक्स एक्सपेंस आ जाएगा 32,500 का। तो अब अपन निकालेंगे स्टैट्यूटरी टैक्स रेट। इसको निकालने के लिए जो इनकम टैक्स एक्सपेंस निकाला है इसको अपन डिवाइड करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, तो ये आ जाएगा 21.67%। तो अपना जो स्टैट्यूटरी टैक्स रेट था वो था 25%, पर अपना जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो आया है 21.67%। ये जो डिफरेंस आया है ये आया है बिकॉज ऑफ परमानेंट डिफरेंस, जो कि 20,000 वाले अमाउंट का था। ओके, तो यहाँ पर ये वाला एग्जांपल कंप्लीट हो गया है। अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं आईटी अथॉरिटीज केवल अलाउ कर दी डिडक्शन फॉर शेयर बेस्ड कंपनसेशन ऑन सेटलमेंट नॉट ऑन द वेस्टिंग पीरियड, यानी कि यहाँ पर कहना चाहते हैं ड्यूरिंग द वेस्टिंग पीरियड जो अपन कंपनसेशन एक्सपेंस चार्ज करते थे पीएनएल के अंदर, उसका अपन डिडक्शन नहीं मिलेगा, वो जब सेटलमेंट होएगा उसी समय इसका अपन को डिडक्शन मिलेगा। तो जो ऑप्शन है इनका जो सेटलमेंट है वो एक्सेस डेट पर होता है, यानी कि जिस दिन उसको एक्सेस करा जाएगा उसी दिन इसको सेटलमेंट डेट मान लिया जाएगा। बट अगर अपन आरएसयू को देखें, उनको जो सेटलमेंट है जनरली लास्ट वेस्टिंग डेट पर ही होता है, यानी कि जिस टाइम इनका सेटलमेंट होएगा उस टाइम इनको इनकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो अपन ने यहाँ पर जानना कि जो डिडक्शन है वो सेटलमेंट वाले दिन पर मिलती है, पर सवाल यह आता है कि वो डिडक्शन मिलेगी कितनी, तो अपन अब इस बारे में पढ़ेंगे। तो पहले अपन बात करेंगे ग्रांट के बारे में। तो इसके अंदर कहते हैं जो डिडक्शन है वो बेस्ड होता है ऑन द शेयर प्राइस ऑन द सेटलमेंट डेट, यानी कि सेटलमेंट वाले दिन पे जो शेयर का दाम चल रहा होगा उसके अंदर अपन को डिडक्शन मिलेगी। तो इसके अंदर कहते हैं कि अगर शेयर प्राइस ऑन सेटलमेंट डेट ज्यादा निकला देन शेयर प्राइस ऑन द ग्रांट डेट, तो यहाँ पर अपने को टैक्स बेनिफिट होगा, यानी कि टैक्स विंडफॉल होगा। इसको इस तरह से सोचो कि जो ग्रांट डेट थी उस दिन जो शेयर का प्राइस वो 30 चल रहा था, बट आज जिस दिन सेटलमेंट होना है उस दिन जो शेयर का प्राइस वो 38 चल रहा है, यानी कि अपन ने 30 के हिसाब से पीएनएल के अंदर कंपनसेशन एक्सपेंस दिखाया होगा, यानी कि हिसाब से तो अपन को जितना खर्चा लगा उतनी डिडक्शन मिलनी चाहिए, पर यहाँ पर अपन को 38 रुपए के हिसाब से डिडक्शन मिल रही है, यानी कि मिलनी चाहिए थी 30 पर मिल रही है 38, यानी कि 8 रुपए से अपन को ज्यादा की डिडक्शन मिल रही है, यानी कि अपन को जैसे यहाँ पर टैक्स कम पे करना पड़ रहा है 8 रुपए के हिसाब से, तो इसका मतलब अपन को यहाँ पर टैक्स विंडफॉल हो रहा है, यानी कि टैक्स बेनिफिट हो रहा है। तो सिमिलरली अपन नेक्स्ट केस की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जब शेयर का प्राइस है ऑन सेटलमेंट डेट लेस होता है देन द शेयर प्राइस ऑन द ग्रांट डेट, तो इस केस के अंदर अपन को यहाँ पर टैक्स लॉस होगा, यानी कि टैक्स शॉर्टफॉल होगा। इसको भी सेम इसी तरह से सोचो कि जो शेयर का प्राइस है ग्रांट डेट के दिन चल रहा है 30, बट सेटलमेंट डेट के दिन वो हो गया 25, यानी कि अपन ने खर्चा बुक करा है 30 के हिसाब से, बट अपन को डिडक्शन मिल रही है 25 के हिसाब से, यानी कि जो 5 का एक्स्ट्रा खर्चा वो अपन बियर कर रहे हैं, तो इसका मतलब अपन को यहाँ पर लॉस हो रहा है। इसको अपन टैक्स लॉस यानी कि टैक्स शॉर्टफॉल कहेंगे। तो यहाँ पर स्टॉक ग्रांट वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं स्टॉक ऑप्शन के अंदर क्या होगा। तो इसके अंदर कहते हैं इन केस ऑफ स्टॉक ऑप्शन जो आईटी अथॉरिटीज है वो अलाउ करती है डिडक्शन इक्वल टू द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन ऑन द सेटलमेंट डेट, यानी कि सेटलमेंट डेट वाले दिन ऑप्शन का जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगा उतना अपन को डिडक्शन मिलेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, एस माइनस एक्स होता है, यानी कि एस माइनस एक्स इंटू नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज, ये जो अमाउंट आएगा ये अपना डिडक्शन होगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है। इसके अंदर 10,000 आरएसयू स्टैट्यूटरी टैक्स रेट है 25% की, साथ ही साथ ग्रांट डेट वाले दिन जो शेयर प्राइस था वो था 40 एंड सेटलमेंट डेट वाले दिन जो शेयर प्राइस था वो था 32, यानी कि सेटलमेंट वाले दिन जो दाम है वो कम चल रहा है। इसका मतलब अपन को यहाँ पर टैक्स शॉर्टफॉल होगा। अब वो टैक्स शॉर्टफॉल कितना होगा उसके बारे में अपन पता लगाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से सोचो कि अपन यहाँ पर हर साल 40 के हिसाब से अपना खर्चा दिखा रहे हैं, यानी कि 40 इंटू 10,000, यानी कि टोटल अपन ने 4 लाख का खर्चा दिखाया है, बट उसके बदले में अपन को डिडक्शन कितने की मिल रही है, अपन को 32 के हिसाब से डिडक्शन मिल रही है, यानी कि 32 इंटू 10,000 यानी कि 3,20,000 के हिसाब से अपन को डिडक्शन मिली है। यानी कि एक तरह से जो 80,000 वाला अमाउंट है इस पे अपन को डिडक्शन मिली नहीं है, यानी कि इस पे जो टैक्स लग रहा है ये अपना घर से जा रहा है, यानी कि 80,000 यानी कि 8 इंटू 10,000 के हिसाब से अपन ने एक तरह से टैक्स पे करा है। स्टैट्यूटरी टैक्स रेट है 25%, यानी कि 80,000 का 25% जो कहता है 20,000, ये अपना टैक्स शॉर्टफॉल होगा। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर T0 पे यानी कि जो ग्रांट डेट है इस दिन 1 लाख एट द मनी ऑप्शन को ग्रांट किया गया था। वेस्टिंग पीरियड था 4 साल एंड एक्सपायरी था 7 साल। इसका मतलब 4 साल तक अपने कॉम्पनसेशन एक्सपेंस को बुक करेंगे एंड यहाँ पर 3 साल का उनको मौका मिलेगा इसको एक्सरसाइज करने का। शेयर प्राइस यहाँ पर था 430 एंड ये एट द मनी, इसका मतलब ये इसका स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। फिर RF 6%, सिग्मा 18% और Y अपन को 1.5% दिया हुआ है। इसका हमें कोई भी रेलेवेंस नहीं है, इसलिए स्ट्रेस नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे सपोज कहते हैं जो फेयर वैल्यू है ऑप्शन का वो समझ लो 45 आ जाता है, यानी कि अपना जो ऑप्शन कॉस्ट है वो आगे समझ लो
45, तो इस वजह से अपना जो स्टॉक ऑप्शन ग्रांट कितने का होगा, वो 45 लाख का होगा। अब यहाँ पे जो वेस्टिंग पीरियड है वो है 4 साल, यानी कि जो 45 लाख है इसको 4 साल में बांटना होगा इक्वली। तो यानी कि हर साल अपन एक्सपेंस बुक करेंगे 11.25 लाख का। तो यहाँ पर कहते हैं सपोज ईयर 6 के अंदर जो शेयर का प्राइस है 450 हो जाता है एंड यहाँ पे सारे ऑप्शन एक्सेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले अपन को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, अपन यहाँ पर स्टॉक ऑप्शन से डील कर रहे हैं। इसके अंदर अगर अपन को कैलकुलेट करना है यहाँ पे टैक्स शॉर्टफॉल या फिर टैक्स विंडफॉल, उसके लिए अपन को S-X इंटू नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा एंड ये जो अमाउंट आएगा इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा विद द टैक्स रेट। अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान दो, जो स्ट्राइक प्राइस था वो अपना था 430 एंड जो ऑप्शन कोस्ट था वो था 45, यानी कि टोटल अमाउंट हो गया 475। बट यहाँ पर जो एंड में प्राइस है वो 450। इसका मतलब है यहाँ पर टैक्स लॉस हुआ है, यानी कि टैक्स शॉर्टफॉल हुआ है। तो यहाँ पर अपन S-X करेंगे तो ये आ जाएगा 20 इंटू अपन करेंगे ऑप्शन एक्सेस जो कि था 1 लाख यानी कि 20 लाख, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे टैक्स रेट से जो कि था 25%, तो यानी कि ये आ जाएगा 6,25,000। ये अपना टैक्स शॉर्टफॉल का अमाउंट आ गया है। तो यहाँ पर अपन ने देखा टैक्स शॉर्टफॉल या फिर जो टैक्स विंडफॉल आता है इसको कैलकुलेट करा कैसे जाता है। पर अब सवाल ये आता है कि अपन ने कैलकुलेट तो कर चुके हैं, पर अपन को इसका करना क्या है, यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसके बारे में अब अपन पढ़ेंगे। तो IFRS तो कहता है इसको सीधा OCI के अंदर ट्रांसफर कर दो, पर US GAAP कहता है इसको एडजस्ट करो विद इनकम टैक्स एक्सपेंस, यानी कि ये अफेक्ट करेगा इफेक्टिव टैक्स रेट को। ओके, तो नेक्स्ट वन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ शेयर बेस्ड कंपनसेशन ऑन बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS। तो जब भी अपन कैलकुलेट कर रहे होते हैं बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS, तो जो एडजस्टमेंट है वो केवल और केवल डिनोमिनेटर में ही करा जाता है, न्यूमरेटर में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाता है, बिकॉज अपन को वहां से कोई भी इनकम नहीं आ रही है ना। तो बेसिक EPS का अगर अपन को फॉर्मूला याद हो, उसका फॉर्मूला होता है नेट इनकम अपॉन वेटेड एवरेज कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग। तो बेसिक EPS को कैलकुलेट करते समय जो वेटेड एवरेज कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग होगा, इसके अंदर अपन उन शेयर्स को भी इंक्लूड करेंगे जो कि रिलेटेड होते हैं टू शेयर बेस्ड कंपनसेशन जिनको सेटल किया गया था। तो ये केस तो हो गया बेसिक EPS का। पर डाइल्यूटेड EPS के अंदर क्या होगा, उसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, अपन अब उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डाइल्यूटेड शेयर्स को निकालने का फॉर्मूला होगा वेटेड एवरेज कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग प्लस X माइनस Y। ये जो वास्को है इसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं सेटल्ड शेयर्स को। तो सवाल ये आता है कि ये X और Y क्या होएगा। तो यहाँ पर कहते हैं X का मतलब हो गया नंबर ऑफ शेयर्स रिजल्टिंग फ्रॉम अनसेटल्ड RSU एंड अनसेटल्ड स्टॉक ऑप्शन, यानी कि ऐसे RSU या फिर ऐसे स्टॉक ऑप्शन जो अभी तक सेटल हुए हैं नहीं, वो यहाँ पर इंक्लूड होंगे। एंड Y के अंदर आएगा कॉन्ट्रा एंट्री रिजल्टिंग फ्रॉम अज्यूम्ड रीपर्चेज ऑफ शेयर टू प्रिवेंट एक्सेसिव डाइल्यूशन, यानी कि जो अपने पास पैसा आएगा तो अपन अज्यूम करते हैं कि अपन उससे शेयर्स को खरीद लेंगे जिससे कि अपन अपना डाइल्यूशन कम कर सकें। तो वो जो अमाउंट है वो यहाँ पर आएगा। तो भी अमाउंट कितना आएगा अपन इसके बारे में पता लगाएंगे। तो यानी कि Y को निकालने का फॉर्मूला होता है अज्यूम्ड प्रोसीड अपॉन एवरेज शेयर प्राइस ड्यूरिंग द ईयर। अभी जो अज्यूम्ड प्रोसीड है ये क्या होता है, तो इन केस ऑफ RSU ये एक तरह का सिंपल एवरेज होता है ऑफ लास्ट 2 years अनरिकॉग्नाइज्ड शेयर कंपनसेशन एक्सपेंस। पर इन केस ऑफ स्टॉक ऑप्शन ये अबव वाला पार्ट तो आता ही है, साथ ही इसके अंदर अपन इंक्लूड करते हैं नंबर ऑफ ऑप्शन अनसेटल्ड इनटू स्ट्राइक प्राइस। तो अगर X माइनस वाई ग्रेटर देन 0 है तो यानी कि डाइल्यूटिव है, बट अगर X माइनस वाई लेस देन 0 है तो यानी कि एंटी डाइल्यूटिव है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं RSU के अंदर Y है वो एक्सीड करेगा X को इन केस जो एवरेज शेयर प्राइस है ड्यूरिंग द ईयर वो सब्सटेंशियली लोअर है देन शेयर प्राइस ऑन द ग्रांट डेट। यानी कि इसको इस तरह सोचो कि जो एवरेज शेयर प्राइस है वो बहुत कम चल रहा है, इसका मतलब जो Y वाला अमाउंट है जिसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर होता है एवरेज शेयर प्राइस, वो वाला छोटा अमाउंट है, यानी कि जो Y का अमाउंट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा आएगा। तो इसका मतलब Y है वो एक्सीड कर जाएगा X को। अगर Y वो एक्सीड कर जाएगा X को यानी कि वो एंटी डाइल्यूटिव हो जाएगा। नेक्स्ट केस के अंदर कहते हैं कि अगर समझो नेट इनकम वो नेगेटिव चल रही है, यानी कि जो फर्म है वो एक तरह की लॉस मेकिंग फर्म है, तो जितनी भी पोटेंशियली डाइल्यूटिव सिक्योरिटीज होगी वो एंटी डाइल्यूटिव हो जाएगी। इसका मतलब है यहाँ पर जो बेसिक EPS है वो इक्वल हो जाएगा डाइल्यूटेड EPS के, यानी कि यहाँ पर कोई भी एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। ओके, तो नेक्स्ट वन पढ़ेंगे एग्जाम्पल 4 के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले वॉस्को बताया गया है 176,401,000 का, X बताया गया 25 मिलियन का, Y बताया गया है AP बाय 4,200 एंड यहाँ पे जो AP है इसका मतलब हो गया 21,467 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 एंड इसके अंदर अपन ऐड करेंगे 25 इंटू 4360, ये आ जाएगा 119733.5। अपने यहाँ पे दूसरा वाला पार्ट इसलिए ऐड करा है बिकॉज यहाँ पे अपन डील कर रहे हैं ऑप्शन से, तो इन दोनों का टोटल आ जाएगा 119733.5। तो ये एक तरह से अपना निकल गया है AP। अब अपन इसको डिवाइड करेंगे एवरेज प्राइस से जो कि था 4,200, तो ये आ जाएगा 28.51 मिलियन शेयर्स। तो ये जो अमाउंट आया वो ग्रेटर देन X वाला अमाउंट जो कि था 25 मिलियन, इसका मतलब बेसिक EPS इक्वल टू डाइल्यूटेड EPS होगा। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे RSU वाले पार्ट के अंदर। यहाँ पर X की वैल्यू है 3028,000 एंड Y को निकालने के लिए अपन 13202 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 करा है, तो इससे अपना AP निकल जाएगा एंड AP को अपन डिवाइड करेंगे बाय 4,200, तो यह आ जाएगा 1571667। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो X है वो ग्रेटर देन Y है, यानी कि ये डाइल्यूटिव है। तो X माइनस वाई करने पे ये आता है 1456333। तो यहाँ पर डाइल्यूटेड शेयर्स को निकालने के लिए अपन 176401000 प्लस करेंगे 1456333, तो ये आ जाएगा 17786,033। ओके, तो नेक्स्ट नोट के अंदर कहते हैं कि यहाँ पर अपन को हमेशा राइट शेयर काउंट का यूज करना चाहिए फॉर वैल्यूएशन पर्पस। तो यहाँ पर दो तरह की सिचुएशन बताई
गई है जहाँ पे एक एनालिस्ट को कंसिडर करना चाहिए एंटी डायलूटिव सिक्योरिटीज को इन द शेयर काउंट। पहला था लॉस मेकिंग फर्म एंड दूसरा सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन शेयर प्राइस इन द लास्ट ईयर। अगर ये दो सिचुएशन है तो यहाँ पर अपन को यूज करना चाहिए एंटी डायलूटिव सिक्योरिटीज इन द शेयर काउंट। तो अगर एक कंपनी की एंटी डायलूटिव सिक्योरिटीज है तो उसको वो रिपोर्ट करेगा इन द फुटनोट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स के बारे में। तो ये कहाँ डिस्क्लोज करा जाएगा? इसको डिस्क्लोज करा जाएगा या तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, या फिर इसको डिस्क्लोज करा जाएगा एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर कंपनसेशन के अंदर, जो कि प्रॉक्सी स्टेटमेंट के अंदर होता है। तो अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर क्या डिस्क्लोज करा जाएगा। तो यहाँ पर डिस्क्लोज करा जाएगा नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ कंपनसेशन अरेंजमेंट इन केस ऑफ ऑप्शन, अपन वेटेड टाइम टू एक्सपायरी एंड वेटेड स्ट्राइक प्राइस को भी डिस्क्लोज करेंगे। एंड एक्सटेंट के अंदर कहते हैं कि अपन यहाँ पर दिखाएंगे अनवेस्टेड बिगनिंग कितना होएगा, इस साल अपन ने कितना ग्रांट करा है, माइनस इस साल कितने शेयर्स वेस्ट हुए एंड माइनस अपन करेंगे फोरफिटेड को, तो इससे अपना निकल जाएगा अनवेस्टेड एट द एंड ऑफ द ईयर। फिर नेक्स्ट इसके अंदर अपन डिस्क्लोज करते हैं इफेक्ट ऑफ शेयर बेस्ड कंपनसेशन ऑन नेट इनकम एंड फाइनेंशियल पोजीशन। एंड नेक्स्ट अपन डिस्क्लोज करते हैं कि किस तरह से फेयर वैल्यू को डिटरमाइन किया गया था। ओके, तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे फाइनेंशियल मॉडलिंग फोरकास्टिंग के बारे में। तो यहाँ पर एक तरह से अपन फाइनेंशियल मॉडल फोरकास्ट करते हैं शेयर बेस्ड कंपनसेशन का एंड नंबर ऑफ शेयर का। तो अगर अपन को T+1 का फोरकास्ट करना है तो उसके लिए अपन एक्चुअल पास्ट डेटा का यूज करते हैं ऑफ ईयर T-1 एंड ईयर T-2 का। इसके अंदर सबसे पहले अपन रेवेन्यू को लेते हैं, माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड अगर उसके अंदर हो सकता है SBC इंक्लूड भी हो, इससे अपना निकल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें से अपन SGA माइनस करते हैं एंड R&D भी माइनस करते हैं, तो इससे अपना निकल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, तो नेक्स्ट एक सवाल आता है, इसके अंदर पूछते हैं कि अपन को कंसिडर करना चाहिए शेयर बेस्ड कंपनसेशन को एज अ फोरकास्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या अपन को इसको सेपरेटली मॉडल करना चाहिए या फिर इसको साथ ही साथ निकाल लेना चाहिए। तो इसके अंदर कहते हैं कि अगर ड्राइवर ऑफ SBC वो डिस्टिंक्ट है, जैसा कि एक स्टार्टअप कंपनी के अंदर होता है, तो SBC को फोरकास्ट ऑब्जेक्ट माना जाएगा एंड उसको सेपरेटली मॉडल करा जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर दो और आर्ग्यूमेंट बताए गए हैं जो कि फेवर है ऑफ मॉडलिंग SBC सेपरेटली। तो फर्स्ट इसके अंदर कहते हैं कि CFS को मॉडल करने के लिए अपन को SBC सेपरेटली चाहिए होता है। साथ ही साथ अगर अपन को फोरकास्ट करना है नॉन गैप मेजर का लाइक एडजस्टेड एबिटा, तो उसके लिए भी अपन को SBC है ना वो सेपरेटली चाहिए होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कहते हैं कि अगर पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर यस है तो उसको कैसे सेपरेटली फोरकास्ट करा जाएगा। तो इसके अंदर कहते हैं अपन को रिमूव करना पड़ेगा SBC फ्रॉम कॉस्ट ऑफ सेल, SGA एंड R&D, यानी कि उसको एक तरह से अलग से दिखाना पड़ेगा। यानी कि अपन रेवेन्यू माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स, और ये जो कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला अमाउंट है वो एक्सक्लूडिंग SBC होएगा, इससे अपना GP निकलेगा एक्सक्लूडिंग SBC वाला। फिर अपन माइनस करेंगे SGA जो कि एक्सक्लूडिंग SBC वाला होगा एंड माइनस करेंगे R&D, ये भी एक्सक्लूडिंग SBC वाला अमाउंट होएगा। तो यहाँ पर अब अपन माइनस करेंगे SBC को, यानी कि अभी अपन ने ऊपर जितने भी नाम देखे इन सब जो कलेक्टिवली वाला जो अमाउंट आएगा उसको यहाँ पर माइनस अलग से करा जाएगा, तो इससे अपना यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। तो अब अपन बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 के अंदर अपन कैलकुलेट करेंगे SBC एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फॉर द पास्ट ईयर, यानी कि अपन SBC देखेंगे कि पिछले सालों में क्या क्या परसेंटेज होते हुए एंड इससे अपन एक तरह से पता लगाएंगे कि SBC रेवेन्यू का कितना परसेंटेज होता है। तो ये पता लगाने का तो अपन स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर अपन फोरकास्ट करेंगे SBC को एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। तो सवाल ये आता है कि इसको फोरकास्ट करा तो करा कैसे जाएगा। तो इसमें कहते हैं कि इसको फोरकास्ट करने के 3 मेथड होते हैं। मेथड 1 है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल ट्रेंड, यानी कि जैसा ट्रेंड चलते हुआ है उससे सब ने फोरकास्ट कर दिया। दूसरा होता है मैनेजमेंट गाइडेंस, हो सकता है मैनेजमेंट खुद ही बता दे कि हमारा SBC इस साल का इतना परसेंटेज होगा रेवेन्यू का। एंड मेथड है रिवर्जन टुवर्ड्स इंडस्ट्री मीन, यानी कि हो सकता है अपने पिछले सालों में SBC ज्यादा चल रहा हो बट अब अपन को अब लगता है कि ये इंडस्ट्री मीन के आसपास आने वाला है, तो यानी कि अब ये फॉल होने वाला है। तो इन सब मेथड्स की मदद से अपन फोरकास्ट कर सकते हैं SBC का। ओके, तो अब अपन फोरकास्ट करेंगे बेसिक एंड डाइल्यूटेड EPS को। तो इसके अंदर कहते हैं सपोज करके अपन फोरकास्ट कर रहे हैं T+1 ईयर को, तो इसके लिए सबसे पहले अपन अनवेस्टेड बिगनिंग शेयर्स लेंगे। उसके बाद अपन इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रांटेड शेयर्स को, ये निकाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेंड। फिर इसमें से लेस किया जाएगा वेस्टेड शेयर्स को, ये परसेंटेज ऑफ अनवेस्टेड बिगनिंग होता है। फिर अपन इसमें से लेस करेंगे फॉरफिटेड को एंड इससे अपना निकल जाएगा अनवेस्टेड एंड ऑफ द ईयर शेयर्स। ओके, तो अब अपन फोरकास्ट करना सीखेंगे बेसिक शेयर को। तो इसके अंदर कहते हैं सबसे पहले अपन को लेना चाहिए बेसिक शेयर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड इसके अंदर अपन को ऐड करना चाहिए वेस्टेड एंड सेटल्ड को, यानी कि कितने शेयर एक्सरसाइज किए गए हैं इनको अपन ऐड करेंगे। फिर इसके बाद अपन इसके अंदर ऐड करेंगे शेयर्स को जो कि इस साल इशू किए जाएंगे एंड लेस करेंगे नंबर ऑफ शेयर जो कि इस साल रीपरचेज किए जाएंगे, तो इससे निकल जाएगा बेसिक शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि T+1 पे कितने बेसिक शेयर होंगे वो निकल जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं कि अपन ने यहाँ पर जो वेस्टिंग वाला पार्ट देखा है ये बेस्ड होता है ऑन अ परसेंटेज ऑफ अनवेस्टेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड ये बेस्ड ऑन पास्ट डेटा होता है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ शेयर आएंगे वो कंसिस्टेंट होने चाहिए विद द शेयर बेस्ड कंपनसेशन फोरकास्टेड।
तो यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि वेस्टेड एंड सेटल्ड शेयर को निकालने के लिए अपन अनवेस्टेड एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर लेते हैं एंड उसका अपन एक सर्टेन परसेंटेज निकाल देते हैं एंड इससे निकल जाता है इस साल कितने शेयर है वो वेस्ट या फिर सेटल होंगे। पर अब ये जो आएगा आंसर वो कंसिस्टेंट होना चाहिए विद शेयर बेस्ड कंपनसेशन फॉरकास्टेड। एंड यहाँ पे शेयर बेस्ड कंपनसेशन फॉरकास्टेड के अंदर क्या होगा, तो यहाँ पर जो वेस्टेड एंड सेटल्ड शेयर को निकालने के लिए अपन तो टोटल शेयर बेस्ड कंपनसेशन एक्सपेंस होता है उसको अपन डिवाइड करते हैं फेयर वैल्यू से, जिससे कि यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर वेस्टेड एंड सेटल्ड निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि इन दोनों मेथड का यूज करके जो आंसर है वो कंसिस्टेंट आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अपन ने एंड ऑफ द ईयर पे कितने बेसिक शेयर्स होंगे वो निकालना सीख लिया है। इसके लिए अपन ने बेसिक शेयर एट द बिगनिंग ऑफ ईयर लिया है, इसके अंदर अपन ने ऐड करा है वेस्टेड एंड सेटल्ड शेयर्स को, यानी कि इस साल कितने शेयर एक्सेस हुए उनको अपन ने ऐड करा है। फिर अपन ने यहाँ पर ऐड करा है शेयर्स को जो कि इस साल इशू किए जाएंगे एंड माइनस करा है शेयर्स को जो कि इस साल रीपर्चेज किए जाएंगे। इससे आगे बेसिक शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो यहाँ पर जो बेसिक शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर आया है इसकी मदद से अपन निकालेंगे डाइल्यूटेड शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इसके निकालने के लिए अपन बेसिक शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर के अंदर ऐड करेंगे डाइल्यूटेड शेयर। एंड ये जो डाइल्यूटेड शेयर है ये एक तरह से परसेंटेज होते हैं ऑफ आउटस्टैंडिंग आरएसयू और स्टॉक ऑप्शन। तो इसकी मदद से अपना निकल जाएगा डाइल्यूटेड शेयर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, तो अब अपन देखेंगे वैल्यूएशन इम्प्लीकेशन को। तो इसके अंदर कहते हैं सपोज करो कि एक फर्म यूज कर रही है एफसीएफई अप्रोच का एंड अपन उसकी इक्विटी का वैल्यू निकालना चाहते हैं। यहाँ पे जो एक्सप्लिसिट फॉरकास्ट पीरियड है वो 3 साल दिया गया है। तो इसमें कहते हैं इवन तो जो एसबीसी एक्सपेंडिचर है वो नॉन कैश होता है पर उसको ट्रीट किया जाएगा लाइक अ कैश एक्सपेंस वाइल कंप्यूटिंग एफसीएफएफ। ये इंश्योर करेगा कि जो फ्यूचर ग्रांट और वेस्टिंग है उनका ध्यान रखा जा रहा है। यानी कि इनका कहना है फ्यूचर के अंदर अपन हो सकता है और एम्प्लॉयज को ग्रांट देंगे या फिर हो सकता है कुछ जो ऑप्शंस ऑफ वेस्ट हो जाएंगे। तो अगर अपन एसबीसी को नॉन कैश मान के ऐड कर देंगे तो एक तरह से अपन ने इनका तो इम्पैक्ट ही नहीं लिया है बिल्कुल भी। तो ये तो एक बहुत ही रॉन्ग पिक्चर शो करेगा ना, बिकॉज आगे जगह ये शेयर्स तो वेस्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से अपन को इसको नॉन कैश की जगह कैश एक्सपेंस मान के चलना चाहिए वाइल कंप्यूटिंग एफसीएफएफ। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कहते हैं जब भी अपन करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफसीएफएफ डिस्काउंटेड एट केसी तो इससे अपना वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाता है। जब अपन इससे करते हैं लेस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट तो इससे निकल जाता है वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब यहाँ पर कहते हैं कि फिर ये जो वैल्यू ऑफ इक्विटी आएगा इसको डिवाइड किया जाएगा बाय नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स, जिससे कि अपने पास इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आ जाएगा। पर अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स है वो क्या होंगे। तो अपने पास पर 3 ऑप्शन होते हैं, या तो अपन को बेसिक शेयर आउटस्टैंडिंग ले लेने चाहिए, सपोज वो 10 लाख है, या फिर होता है अपन को डाइल्यूटेड शेयर ले लेने चाहिए, सपोज वो 11 लाख है, एंड या फिर हो सकता है कि अपन को लेना चाहिए बेसिक शेयर प्लस ग्रॉस अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डाइल्यूटिव शेयर्स जो कि है 12.5 लाख। तो इसमें कहते हैं कि जो ऑप्शन ए है यानी कि बेसिक शेयर आउटस्टैंडिंग उसको ले नहीं सकते हैं, बिकॉज ये अपन को एक तरह से रॉन्ग पिक्चर शो करेगा ना, बिकॉज डिनोमिनेटर के अंदर अपन ने यहाँ पर केवल बेसिक शेयर आउटस्टैंडिंग ही लिया है। तो यानी कि अपन ने यहाँ पर जो अनवेस्टेड स्टॉक ऑप्शन है एंड जो आरएसयू आउटस्टैंडिंग होंगे उनको तो अपन ने लिया ही नहीं है, बिकॉज ये जो स्टॉक ऑप्शन एंड आरएसयू है ये तो एक तरह से अनवेस्टेड है, यानी कि हो सकता है कि अगले साल एक्सरसाइज हो जाए, तो इसलिए अपन को इसको भी अकाउंट करते हुए चलना पड़ेगा ना। तो इसकी वजह से जो ऑप्शन ए है वो अलाउडेड नहीं है। ओके, तो फिर आगे 2 बचते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अपन इन दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, पर जो ऑप्शन सी है उसको मोस्ट कंजर्वेटिव माना जाता है, बिकॉज इसकी वजह से लीस्ट इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर टुडे आता है। ओके, तो नेक्स्ट वन पेंशन अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, इसकी मॉडलिंग और वैल्यूएशन के बारे में। तो पहले अपन वैल्यूएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो वैल्यूएशन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, फर्स्ट एस्पेक्ट फंडेड स्टेटस क्या होगा एंड सेकंड एस्पेक्ट फ्यूचर पेंशन एक्सपेंस क्या होगा। तो फर्स्ट एस्पेक्ट के अंदर कहते हैं कि जो फंडेड स्टेटस होगा उसको लायबिलिटी माना जाएगा जब पीबीओ ग्रेटर देन एफबीओ होगा, एंड इसको एक तरह से डेट मानकर डिडक्ट करा जाएगा फ्रॉम एंटरप्राइज वैल्यू, जिससे कि अपने पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आए। बट अगर उसको एक एसेट माना जा रहा है यानी कि जब एफवीए ग्रेटर देन पीबीओ होगा तब उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि जब पीबीओ ग्रेटर देन एफवीओ होगा तब इसको डेट मान लो एंड उसको डिडक्ट कर दो फ्रॉम एंटरप्राइज वैल्यू, जिससे कि अपने पास वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाए। बट अगर एफवीए ग्रेटर देन पीबीओ होगा तब उसको इग्नोर कर देना चाहिए। तो अपन सेकंड एस्पेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अपन पढ़ेंगे फ्यूचर पेंशन एक्सपेंस क्या होगा। तो इसके अंदर कहते हैं कि जो सर्विस कॉस्ट होगी इंक्लूडिंग बोथ करंट एंड पास्ट सर्विस कॉस्ट उसको फॉरकास्ट किया जाएगा अदर एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली। इवन तो ये नॉन कैश होता है पर अपन को उसको डिडक्ट फिर भी करना पड़ेगा while calculating FCFF, यानी कि इसको एक जैसे आउटफ्लो मानना होगा while calculating FCFF। बट इसके अंदर जो नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम होता है उसको FCFF कैलकुलेट करते समय कंसिडर नहीं करना होता है, बिकॉज वो ऑलरेडी अकोमोडेट हो चुका होता है इन फंडेड स्टेटस। यहाँ पर अपना वैल्यूएशन वाला एस्पेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब अपन बढ़ते हैं मॉडलिंग वाले एस्पेक्ट की तरफ। यहाँ पर अपन देखेंगे फोरकास्टेड इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड CFS। तो इसके अंदर कहते हैं कि अगर एक डीसी प्लान है तो इसके अंदर अपन को एक्सप्लिसिटली फोरकास्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, उसको एक जैसे पार्ट माना जाएगा और COGS और SGA। बट डीबी प्लान के अंदर यहाँ पर एक ट्विस्ट है। तो अगर जो डीबी प्लान है वो छोटा है या फिर क्लोज्ड है या फिर फ्लोरजन है तो यहाँ पर अपन को उसे सेपरेटली मॉडल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट अगर डीबी प्लान एक बड़ा प्लान है तो इसको सेपरेटली मॉडल करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अपन फोरकास्ट करेंगे करंट सर्विस कॉस्ट को, पास्ट सर्विस कॉस्ट को, नेट इंटरेस्ट एक्सपेंस और इनकम को, रीमेजरमेंट को एंड कंट्रीब्यूशन बाय द फर्म को।